हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना ओशनोग्राफी टॉपिक। ठीक है, तो हमने लैंड वाला कंपोनेंट जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट किया, एयर वाला कंपोनेंट हमने क्लाइमेटोलॉजी में कवर किया। नाउ विल स्टार्ट द वाटर कंपोनेंट, जिसमें हम ओशनोग्राफी और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। ओशनोग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दो तीन चीज़, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे तो उसको क्लियर कर देता हूँ। एक तो था रिगार्डिंग साइक्लोन, राइट। तो उसमें एक चीज़ आप लोग याद रखें कि जो साइक्लोन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, आप लोग देखते होंगे कि इंडिया के ऊपर कई बार साइक्लोन आता है, ठीक है, बहुत सारा डेवास्टेशन क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंडिया का क्लाइमेट एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं अगेन आपको साइक्लोन और उसका जो ट्रैवल पाथ होता है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स आपका इंडिया की तरफ मुड़ने लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंडिया वाले उसमें कवर करेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ थी। सेकेंडली, वन मोर थिंग कि जो एंटी साइक्लोन था, जैसे साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी साइक्लोन ऑपोजिट हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। जो साइक्लोन में चीज़ होती है उसका ऑपोजिट एंटी साइक्लोन में हो जाता था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं ओशनोग्राफी। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे वाटर के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में कि भाई वाटर ज़रूरी क्यों है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, राइट। वाटर कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस किस प्रोपोर्शन में फ्रेश वाटर है, किस किस प्रोपोर्शन में आपका सलाइन वाटर है, वो कवर करेंगे। फिर हम मूव करेंगे वाटर का मूवमेंट में, जो कि अलग अलग टाइप के ऐसे वेव्स होते हैं, टाइड्स होते हैं, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। क्या इनमें क्या क्या चीज़ें इनको इम्पैक्ट करती हैं इनके मूवमेंट को, ये सब चीज़ें देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइड्स। फिर हम धीरे धीरे करते हुए वाटर के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आएंगे, वाटर की टेम्परेचर को देखेंगे, ओशन टेम्परेचर को, ओशन सैलिनिटी को देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे। देन विल मूव ऑन टू द आपका जो ओशन करंट्स होते हैं उसको कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके वाटर की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, और सेकंड जो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सर्विसेज हो, वो आपका आता है ओशन करंट्स के ऊपर, राइट। तो इन दो चीज़ों पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है। ये सब चीज़ें तो हमारी बेसिक्स हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये है कि वाटर इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। सबको पता है वाटर के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो या इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो वाटर की एसेंशियलिटी इसी वजह से है। जो हमारा अर्थ है लगभग 75-77% वाटर से कवर्ड है, ठीक है। इवन ह्यूमन बॉडी भी लगभग 70% वाटर से बनी है। तो क्या आप लोग को लगता है कि अगर अर्थ पे वाटर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जो टाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारा सन है, ठीक है, सन के ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी अर्थ में डायनेमिक चीज़ें बदलते रहती हैं। सिमिलरली जो वाटर का भी जो मूवमेंट होता है अर्थ सरफेस पे, वो सन से काफ़ी प्रभावित रहता है, सन और मून के अट्रैक्शन से। सारी चीज़ें मैं भी आपको कराऊंगा। तो आप लोग बताएं कि आपको लगता है कि अगर पूरे अर्थ पे इतना जो पानी है वो अगर इफेक्ट हो रहा है सन और इन सब की वजह से, तो क्या लगता है आपको कि ह्यूमन बींग्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते होंगे? जब भी आपको बीमारी या कुछ होती है इस टाइप की, सर्दी खांसी या जो भी बीमारी, कहीं ना कहीं आपको भी एक आइडिया लगता होगा कि यार पानी कम पी रहा हूँ मैं, या मेरी बॉडी में वाटर लेवल थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वाटर आप अच्छे से पीजिए, गर्मी का टाइम भी है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि वाटर इज़ अ रेयर कमोडिटी। लेट मी करेक्ट इट, वाटर इज़ अ रेयर कमोडिटी, ये सबको पता है। रेयर कमोडिटी क्यों बोल रहा जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन बींग, कमोडिटी कहाँ पे वर्ड आ जाएगा? जब वो ह्यूमन बींग से रिलेट करने लगा हो। ऐसे तो पानी बहुत सारा है, क्या सारे पानी को हम यूज़ कर सकते हैं? क्या हम सब उन पानी को पी सकते हैं? नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल रहती है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं रेयर कमोडिटी। इसलिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, चाहे वो जल शक्ति मिनिस्ट्री हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, सब में वाटर कंजर्वेशन का एस्पेक्ट ज़रूर आता है। क्लियर? सो ये चीज़ है। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, बिकॉज 77% लगभग अर्थ वाटर से कवर्ड है। देख लो, स्पेस से कुछ ऐसा दिखता है, पूरा वाटर वाला आपका पोर्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। कुछ तो पोर्शन आपको पता है ओशंस में होंगे, ठीक है। तो देखो, ओशंस में
97% आपका वाटर पाया जाता है, और जो कि कैसा होता है, सैलाइन इन नेचर, सॉल्टी वाटर होता है, उसको आप पी नहीं सकते हैं। क्लियर? आइस कैप्स पे, जो ग्लेशियर्स या आइस कैप्स हो गए, उसमें लगभग 2% आपका पानी होता है, और यही जब आइस कैप्स और आपके ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो किसको ओरिजिन देते हैं, रिवर्स को। रिवर्स का उद्गम आपका कहीं ना कहीं इन ग्लेशियर्स और आइस कैप से रहता है। बहुत सारी रिवर्स हैं हमारी, जैसे गंगा हो गई, गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना हो गई, आपकी सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो भी हिमालयन रिवर्स हैं वो आपकी ग्लेशियर्स और आइस कैप से निकलती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ग्राउंड वाटर 0.68%। तो आप देख रहे हो ये दो चीज़ें तो सारा पानी इन्हीं के अंदर है। फिर आपका ग्राउंड वाटर आ जाता है, ऑलराइट, 0.68%। देन वी हैव फ्रेश वाटर लेक्स। हमारे जो लेक्स होती हैं कुछ कुछ, जो जिसमें आपका नॉर्मल पानी होता है, उसमें करीबन 0.009% आपका फ्रेश वाटर होता है। क्लियर? फिर आपके आ जाते हैं इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स। एटमॉस्फेयर में भी 0.0019% आपका वाटर कंपोनेंट होता है। क्लियर? देन सबसे लास्ट में आपका आता है रिवर, 0.0001। नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि रिवर में ज़्यादा पानी होगा, फ्रेश वाटर, बट ऐसा नहीं है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का। जैसे मैंने याद किया था ऑयगल, राइट, ओशंस, फिर आपका आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, देन आपकी लेक्स, ये चार आपको ध्यान रखना है। और याद रखना रिवर सबसे एंड में आता है। क्लियर? अगर मैं बोलूँ फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तब आप बताओगे सर आइस कैप्स में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का कंपोनेंट है, लगभग 2%। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सरफेस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, ठीक है, लगभग 71% आपका अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। हाउएवर अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दिस इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि हमने देख लिया। मतलब सब मिला दोगे तो भी 3% के अराउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वाटर साइकिल को देखते हैं कि यार अर्थ पे पानी आता कहाँ से है। एटमॉस्फेयर में जो हम बोल रहे हैं कि वाटर का कंपोनेंट होता है, कहाँ से आ रहा है, तो ये चीज़ होती है आपकी वाटर साइकिल में। इसकी डेफिनेशन यहाँ मेंशन की गई है, कैसे वाटर का सर्कुलेशन अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, उस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, तीनों हमारे जो ज्योग्राफी के मेजर कंपोनेंट होते हैं, किसी भी क्लाइमेट के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में वाटर का सर्कुलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका है लेट्स से कोई लेक, सूरज की रोशनी पड़ी, इंसोलेशन हो रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, वाटर स्टार्ट्स टू इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट करने गया, इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, वाटर क्या हो जाएगा, कंडेंस। ये देखो प्यारा सा क्लाउड बना हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा, वाटर ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा कि क्लाउड फॉर्म में। ठीक, जब क्लाउड सैचुरेशन पॉइंट को पार कर जाता है, ठीक है, जब वो 100% सैचुरेट हो जाता है, अब उसमें और कोई जगह ही नहीं है कि वो वाटर को रख सके, तो वो क्या हो जाता है, स्टार्ट्स टू एज रेनफॉल, या फिर आपका स्नो, जो भी हमने टाइप्स ऑफ या फिर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़े थे, इस फॉर्म में वो गिरने लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर? ये आपके माउंटेन वगैरह पे गिरेंगे, वहाँ पे लेट्स से कुछ जम जाएगा ये पोर्शन, राइट, और फिर वहाँ से कुछ पोर्शन ऐसे आपका एज ए फॉर्म ऑफ रिवर आपका आके समंदर में फिर मिलता है। तो ये होती है आपकी कंप्लीट वाटर साइकिल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को हम, ठीक है। कंपोनेंट जरूर ध्यान रखना, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये होता है आपका वाटर साइकिल। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, देख लेते हैं भाई। डेफिनेशंस मैं क्यों करवाता हूँ अलग से, मैं ये जो कोर्स है हमारा, ये प्रीलिम्स और मेंस साथ में है। तो प्रीलिम्स तो आपका इनिशियल कंपोनेंट है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक्चुअल परीक्षा होती है वो होती है लिखने की। तो डेफिनेशंस एक इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, यार कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ आंसर, स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ओके।
तो सबसे पहले जो टर्म है वो है आपका सैलिनिटी। इनको हम आगे भी अच्छे से इन डिटेल इन डेप्थ कवर करेंगे, अभी आप डेफिनेशन देखो। सो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, कितना ग्राम सॉल्ट एक 1000 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशियंस की, सैलिनिटी ऑब्वियस की बात है पानी की ही होगी, जमीन की तो हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ओशियंस की जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स पर 1000, पीपीटी बोला जाता है इसको, पार्ट्स पर 1000 में इसको मेजर किया जाता है आपकी सैलिनिटी। कुछ कुछ जैसे आपकी जो बहुत ही सेलाइन लेक्स हैं उनमें से एक आती है आपकी डेड सी, जो कि आपकी इजराइल में है। ओके, उसमें 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर सॉल्ट प्रेजेंट है। उसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि लेट्स से आप उस पर तैरने गए तो बॉडी आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोट करने लगती है, इसलिए उसको बोलते हैं डेड सी का भी नाम होता है। मुर्दा आपका जो होती है डेड बॉडी वो फ्लोट करने लगती है वाटर के ऊपर, राइट। और इसको डेड सी इसलिए भी बोला जाता है कि इतनी सैलिनिटी की वजह से वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उतनी रिच नहीं है। सर्वाइवल जैसे आपके नॉर्मल जो नॉर्मल लेक्स होती है इसमें आपको बहुत रिच आपके सीवीड्स वगैरह मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलते वैसे। क्लियर? ठीक है, फिर आपका जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है वेव्स। इन सारी चीज़ों को आगे भी हम इन डेप्थ कवर करेंगे, अभी आप डेफिनेशंस पे फोकस करिए। When the water on the surface of ocean rises and falls alternatively, they are called wave. वेव एज सच कोई पानी का वो नहीं होता है, पानी नहीं मूव करता है। वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मूव करे जिसकी वजह से जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वो ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, वाटर अपनी ही जगह रोटेट करते रहता है और एज अ वेव ट्रेन आगे बढ़ता है। ये चीज़ मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा, क्लैरिटी और आएगी आपको। ठीक है, देन आपका आता है टाइड, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम बस सरफेस की बात कर रहे थे, सरफेस ऑफ द ओशन। टाइड्स में ओशन वाटर पूरा इन डेप्थ ऐसे राइज करता है और फॉल करता है इन अ रिदमिक मैनर। रिदमिक कैसे? लेट्स से दिन में 2 बार, एक बार राइज किया, एक बार फॉल किया। कई बार होता है 2 बार हाई टाइड्स आती हैं, 2 बार लो टाइड्स आती हैं, राइट। तो ये आपके होते हैं टाइड्स। तो ये आपके 2, 3 और ये चौथा आपका है ओशन करेंट्स, राइट। तो ओशन करेंट्स क्या होता है? ओशन करेंट्स आर वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन सरफेस, राइट। वाटर के सरफेस पे आपका लेट्स से कोई बैंड ऑफ वाटर ऐसे मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। ठीक है, इसमें एक चीज होता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये मूव करती है, राइट। लेट्स से कोई आपकी एग्जांपल के तौर पे ओयाशियो करंट है, वो ऊपर से नीचे से आती है, जापान के नॉर्थ साइड से होते हुए साउथ साइड आती है एक डेफिनेट डायरेक्शन में। अभी हम सारे ओशन करंट्स को भी कवर करेंगे, ऑलराइट। ओशन करंट 2 टाइप की होती हैं, वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी पे सवाल आते हैं। ठीक है, और ये जब वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं तो इससे भी अलग अलग फिनोमेना आपके बढ़ते हैं। याद आ रहा है लास्ट क्लास में हमने फॉग किया था, जिसमें एक आ रहा था जब आपकी कोल्ड ओशन करंट और लेट्स से ज़मीन गर्म है और एक वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट मूव करते हुए आपस में इंटरेक्ट किए तो वहाँ फॉग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ये आपके, ये 4 चीज़ें ध्यान रखना है, पूरा ओशनोग्राफी इन्हीं पे बेस्ड है। क्लियर? चलिए, ये देख रहे हो, ओशनिक वेव आई, टकराई और मूव की, तो काफ़ी स्ट्रेंथ रहता है इसमें। और सुनामी के बारे में आप सबने देखा ही होगा, वीडियोस भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, कैसे पूरा एक वाटर का लेयर आके पूरे शहर को तबाह करते हुए आगे बढ़ जाता है। सुनामी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अर्थक्वेक्स, खासकर पैसिफिक ओशंस में ये काफ़ी प्रोमिनेंट है आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि पैसिफिक ओशन एक्सपैंड कर रहा है, अटलांटिक इज आपका कंट्रैक्टिंग। तो उससे क्या होता है, प्लेट मूवमेंट्स होते हैं और अंडर वाटर अगर कोई प्लेट आपस में मूव किए, लेट्स से स्लाइड पास किए, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अगर कहीं पे प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ से अर्थक्वेक वेव जनरेट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रिपल्स क्रिएट करती हैं ओशन वाटर की। और वो ओशन वाटर फिर नॉर्मल जब आप बीच ओशन में हो तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो आपका सरफेस की तरफ आता है आपकी हाइट ऐसे बढ़ने लगती है और वो पूरा तबाही मचाते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 2004 सुनामी, ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की हैं और इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं ओशन की बात करें तो ओशन फ्लोर की बात हो जाए। सरफेस वाटर तो है ही, वो तो वाटर है, लेकिन ओशन जो एक्चुअल है ओशनिक क्रस्ट, उसके ऊपर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या रिलीफ्स हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस डायग्राम में मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका ग्रीन वाला पोर्शन, ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको और शो कर देता हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। तो देखो, लेट्स से ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लेट्स से यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट होगी, ये ओशनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये बीच में ना एक चेंजेस होते हैं और उन्हीं चेंजेस को इसमें दिखाया गया है। वो ग्रीन वाला देखो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट आके आगे ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर ये आपका ओशनिक फ्लोर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका लैंड वाला पोर्शन है, लैंड पे आप हो, ओके। फिर आपका कॉन्टिनेंट ऐसे स्लोप हो जाता है, स्लोपिंग सा होता है ऐसा यहाँ पे। तो ये देख रहे हो आपका, पहले आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, फिर आपका ऐसे स्लोप हो रहा है और फिर एक डीप सी प्लेन आ रहा है, ओके। तो लेट्स से दिस इज लैंड, ये आपका शेल्फ है, स्लोप किया, ये आ गया। तो 3 पार्ट पे ऐसे आपका डिवाइड कर सकते हो। ये आपका लैंड हो गया, 1 2 3। तो फर्स्ट वन इज, ये आपका होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा होता है जो यहाँ पे स्लोप करना स्टार्ट किया, स्लोप इसका बढ़ गया, शेल्फ में लेट्स से जो स्लोप है 1 डिग्री या 2 डिग्री का ऐसे स्लोप है उसमें, ठीक है। लेकिन कॉन्टिनेंटल, ये जो सेकेंड वाला है, इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा और ऐसे स्टीप हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज बनता है, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा। और फिर आपका यह आता है डीप ओशनिक प्लेन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे शो की गई है। अब चलो डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो देखो, ये ग्रीन तक ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उसके नीचे हल्का सा स्लोप स्टार्ट हुआ और ये जो पोर्शन है, ये इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये देख रहे हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये आपका। कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्स्ट वन। फिर देखो, अचानक से जो आपका स्लोप है वो और ज्यादा बढ़ गया, एंगल यहाँ पे देख रहे हो इस पोर्शन में, और आपका ऐसे एंगल बढ़ गया ओशनिक क्रस्ट। तो ये बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका जो एंगल होता है, लेट्स से ये आपका 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री जितना भी वो आपका चेंज हो सकता है। ये हो गया आपका सेकेंड। अब आइए, ये देख रहे हो यहाँ पे अचानक से एक फ्लैट प्लेन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं नंबर 3, जो कि बोलते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन या डीप ओशनिक प्लेन बोल सकते हो। अब उसमें बहुत सारी अलग अलग फीचर्स भी होते हैं, ओके। तो ये बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप को, साथ में आपका कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, देखो, ये आपका लैंड हुआ, ये शेल्फ हुआ, ये आपका स्लोप हो गया, ओके। अब क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है, पानी है, तो क्या होगा, सेडिमेंट्स ना यहां से मूव करते हुए नीचे गिरेंगे और यहां पे आके ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। ऊपर से स्लोप से सेडिमेंट नीचे आया और यहाँ पे ऐसे करके इकट्ठा हो जाता है, ये देख रहे हो। तो ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ये थोड़ा ऐसे ब्रेकर जैसे आपने देखा होगा उस टाइप से रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंट थोड़ा राइज हुआ है, राइट, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपका एक पूरा प्लेन सा एरिया आ जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन, या फिर आप उसको एबिसल प्लेन भी बोल सकते हो, राइट। सो अब देखो होता क्या है, जो ओशनिक फ्लोर है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स दिख रहे होंगे। बहुत सारे फीचर्स कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो, यहाँ पे ग्योथ करके एक चीज है, फिर यहाँ पे आपके सी माउंट्स भी होते हैं, देखो मिड ओशनिक रिजेस भी बन रहे हैं, राइट। मिड ओशनिक रिजेस जो हमने पढ़ा था समंदर में बन रहे हैं, ओके। फिर आपके देखो कुछ कुछ यहाँ पे सी माउंट्स टाइप के भी होते हैं चीज,
इसको अभी आपको आगे डिटेल में दिखवाता भी हूँ ये क्या होते हैं। आपको याद है मैंने बताया था कि जो ओशन सरफेस होता है उसमें कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स भी होते हैं। इवन लेट्स से हाइट में वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, बट वो ओशन सरफेस के अंदर है इसलिए उनका पता नहीं चलता है। उनकी पीक्स वगैरह ऊपर निकली हो सकती हैं, राइट। तो ये होते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे ये एक प्लेट है, पहली प्लेट यहाँ तक, और ये सेकंड प्लेट इसके नीचे सबडक्ट कर रही है, ठीक है। सबडक्ट कर रही है तो यहाँ पे आपके ये देखो आइलैंड्स बन जाते हैं कई बार, आइलैंड आर्क, ओके, ड्यू टू सबडक्शन। यहाँ पे कई बार क्या हो रहा है, लेट्स से इसमें ये जो प्लेट है इसमें एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, एक प्लेट इधर मूव कर रही है, तो यहाँ पे देखो मिड ओशनिक रीजन बन गए। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो रही हैं। जो भी फीचर्स आपके अर्थ सरफेस पे बनते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। और फिर आपके जो भी इरोजनल फीचर्स होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस, वो इनको शेप करते हैं अलग अलग टाइप में, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान देना है, यही चीज़ें यहाँ मेंशन भी हैं। द फ्लोर्स ऑफ द ओशंस आर रग्ड विथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट ट्रेंचेस एंड लार्जेस्ट प्लेन। ये दिख रहा है, ये जो यहाँ पे प्लेट सबडक्ट कर रही है इसके नीचे, तो ये जो वी शेप बन रहा है इसी को बोलते हैं ट्रेंचेस, ओके, इन्हीं को बोलते हैं ट्रेंच। जो आपका मरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, राइट, वो इसी टाइप का एक ट्रेंच है जिसमें काफ़ी डेप्थ तक, ये देख रहे हो यहाँ मेंटल तक पहुँच जा रहा है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में भी आपको अभी मैं बताता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे और क्लैरिटी दिखेगी। देखो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका नंबर 1, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। यहाँ पे देखो यहाँ नीचे स्लोप बढ़ गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप कहलाएगा, राइट। यहाँ पे लेट्स से कुछ कुछ चीज़ें आके जमा हो गई हैं ऐसे करके, इसको बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। और फिर आपका चौथा नंबर आ जाता है एबिसल प्लेन। तो ये आपका बेसिक ओशन फ्लोर का कन्फिग्रेशन है, डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर, कैसे कैसे डिवाइड हुआ है, ओके। इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो, अब देखो हर जगह की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से यहाँ से रिवर आ रही है, ये अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट करेगी। और याद आ रहा है जब रॉक्स वगैरह करवाया था मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट जहाँ होते हैं वहाँ पे आपको ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनके रिजर्व बहुत मिलते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इट इज़ रिच इन द टाइप्स ऑफ लेट्स से पेट्रोलियम एंड अदर ऑयल, नेचुरल गैसेज रिजर्व, ओके। तो इसलिए जैसे इंडिया में बॉम्बे हाई हो गया, या हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे आपको नेचुरल गैस रिजर्व, ये सब चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, ठीक है, बिकॉज सेडिमेंट्री डिपोजिशन यहाँ पे होता है, ठीक। एक और फीचर आप यहाँ देख पा रहे हो, एक फीचर आप और देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं आपका सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन ये क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है? तो देखो होता क्या है, इसमें भी अलग अलग थ्योरीज है बहुत सारी। कई लोग बोलते हैं कि यार रिवर जो ऊपर से आ रही थी ये ना मूव कर गई ऐसे, और साथ में क्या हुआ, स्लोप पे आते ही माउंटेनियस रीजन, याद आ रहा है, यूथफुल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर क्या ऐसे करके ये प्लग करते हुए नीचे चले जाती है। कई लोगों ने ये बोला, कई लोगों ने बोला कि ये जो स्लोप की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो मटेरियल है वो प्लग आउट होते होते, गड्ढा खोदते खोदते वो नीचे आके और यहाँ पे जमा कर देता है, राइट, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। यहाँ पे आके सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, क्लियर। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ होती है आपकी, सबमरीन कैनियन ऐसे ही फॉर्म होते हैं। मल्टीपल थ्योरीज हैं इसके पीछे कि कैसे फॉर्म हुआ, बट जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो आपकी बोली जाती है कि मटेरियल जो आ रहा है ऊपर से, सेडिमेंट डिपॉजिट्स आ रहा है, वो स्लोप पे आते ही ऐसे ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से ये अपने रास्ते में इसको प्लग आउट करते हुए चलता है और ये कैनियन टाइप फॉर्म कर देता है, ओके। तो ये सबमरीन कैनियन का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। ये सब ओशन के अंदर हो रहा है। तो ये आपके बेसिक 4 डिवीजन हो गए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीसी प्लेन, और ये ओशनिक डीप इसी को बोलते हैं आपका, जो आपके ट्रेंचेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो आ जाएंगी
अबिसल प्लेन के बाद ये सब आ जाता है। ठीक है, आइए अब जो देखे थे मैंने बताया था कुछ कुछ इसके जो ओशन सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ कुछ आपके मेजर एंड माइनर फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स, जैसे रिजेस, जैसे मैंने आपको बताया मिड ओशनिक रिजेस हो गए। कैसे बनता है, वन प्लेट, प्लेट 2, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है और यहाँ पे आपके रिजेस ऐसे बन जाएंगे ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। एक चीज़ और होती है, जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं ना, उनके जो ऊपर साइड जो ऊपर फॉर्म होता है उसमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बने रहते हैं, राइट। तो तभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये देखो रिजेस जिग जैग होते हैं क्योंकि इनके ऊपर साइड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके रिजेस है, ये है, फिर यहाँ पे इधर बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, तो जिग जैग पोर्शन में ये मूव करते रहते हैं। तो ये कुछ आपके हो गए मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन सरफेस। ठीक है, अब देखो एक होता है आपका ग्योट्स, तो और एक होता है आपका सी माउंट। सी माउंट यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ। तो देखो जो ग्योथ होता है ना वो सी माउंट से ही बना रहता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, वो एबिसल प्लेन से एक पहाड़ टाइप का ऐसे निकला हुआ है, पानी सरफेस के अंदर ही है। ठीक है, ओशन सरफेस यहाँ पे है, तो ये आपके सी माउंट्स कहलाते हैं। ओके, अब हुआ क्या, लेट्स से ओशन का जो सरफेस है ये आपका गिर गया। विद टाइम होता है सी फ्लो, जो सी का आपका लेवल होता है वो राइज एंड फॉल करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से सी जो आपका ओशन सरफेस है यहाँ पे आ गया अब, ठीक है, 5000 फीट पे। ठीक, तो होगा क्या, जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या एक्ट करने लगेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस, ध्यान आ रहा है आपको, विंड आके इस पे अटैक करने लगेगी और इसको धीरे 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 करके पूरा इरोड कर देगी पूरा पोर्शन। तो माउंटेन आपका कैसा हो जाएगा, एकदम फ्लैट, फ्लैट टॉप। इसी को हम बोलते हैं ग्योट्स। सी माउंट के जो ऊपर का जो पोर्शन है, विंड इरोजन होने लगती है, जैसे जो सी लेवल है वो कम हुआ, ऊपर का जो पीक है वो ऊपर आ गया वाटर सरफेस के, अब धीरे धीरे उस पर विंड आ रही है, वेव अटैक कर रही है, तो वो धीरे धीरे वो क्या होगा, फ्लैट बन जाएगा। ओके, और इसी को हम बोलते हैं ग्योट्स। ये होप क्लियर हो गया आपको, क्या ग्योट्स क्या होते हैं, सी माउंट्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स हैं ओशन सरफेस के। कैनियंस मैंने आपको बता ही दिया, ड्यू टू इरोजन बीनीथ द ओशनिक सरफेस, सेडिमेंट जो आते हैं वो प्लग करते हुए उस पोर्शन को नीचे के ले आते हैं और कैनियन टाइप का शेप दे देते हैं, राइट। तो ये कुछ आपके मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स ओशन के बनते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और भी कुछ चीज सर आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे आपके कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स भी यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके कोरल एक्यूमुलेशंस हैं, राइट, कोरल एक्यूमुलेशन। मॉलदीव्स, ठीक है, मॉलदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, इवन अंडमान साइड भी आपके कोरल फॉर्मेशन बनते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो आपका पूरा आइलैंड ही कोरल रीफ से बना हुआ है। क्लियर। तो अब देखो होता क्या है, कोरल रीफ्स में भी अलग अलग टाइप के रीफ्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल्स, ये अलग अलग टाइप के कोरल रीफ्स हैं और ये एक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस है देखो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, लेट्स से एक सी माउंट है मान लो, ठीक है, उसका पीक ऊपर निकला हुआ है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो भी हो सकता है। अगर वो नीचे से मैग्मा आ रहा है तो इट कैन बी एन एक्टिव वोल्केनो ऑल्सो, डॉर्मेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। तो होगा क्या, कोरल धीरे पहले सबसे पहले इसके एजेस पे ऐसे आना, ऐसे अपने आप को बनाएंगे। कोरल फॉर्मेशन के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, फैक्टर्स बता देता हूं। पहला है आपका 25 से लेट्स से 28 डिग्री तक का सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, पहला तो फैक्टर ये होता है। सेकंड होता है फ्रेश वाटर लगातार उस पर
जो ओशन है वो लगातार फ्लो करते रहे ताकि एक जगह वाटर स्टैग्नेंट ना हो पाए। तो एक ये कंडीशन भी होती है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, राइट। देन जो मेजर आपके कोरल रीफ्स है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं। रीजन अगेन सी सरफेस टेम्परेचर है, वहाँ पे आपका आइडियल मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है, कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं बट वो थोड़े कम क्वांटिटी में होता है। यूपीएससी 2018 इसी पे क्वेश्चन आया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ कोरल्स हैं दे आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि ओनली ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके कोरल रीफ पाए जाते हैं, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपके कोल्ड वाटर कोरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्टार्ट हुआ आपका कोरल एक्यूमुलेशन, कोरल रीफ्स, कोरल आपके यहाँ पे बनना स्टार्ट हुए। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि ज़ूज़ैंथले एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब दोनों को फायदा होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है और उनको एक सरफेस मिल जाता है ज़ूज़ैंथले एल्गी को सेटल होने का, राइट। तो इस टाइप का आपका ये देखो ऐसे पूरे वोल्केनो को चारों तरफ से घेर लेंगे। अब क्या हुआ, लेट्स से ये जो वोल्केनो है, ठीक है, ये सबसिडेंस होने लगा, मतलब ये डूबने लगा, और लेट्स से आप बोल सकते हो वाटर लेवल आपका राइज करने लगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये देख रहे हो बीच में गैप्स आने लगे, इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। यहाँ पे जो इनिशियल था, इनिशिएट हुआ था, ये होता फ्रिंजिंग रीफ। वोल्केनो के फ्रिंजेस पे जो कोरल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फ्रिंजेस पे यहाँ पे कोरल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इनको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब क्या हुआ, ड्यू टू सबसिडेंस, ये देखो बीच में पानी आने लगा, इसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ। ये एक बैरियर टाइप का काम कर रहा है, लग रहा है ना आपको माउंटेन तक जाना है तो यहाँ पे लग रहा है अरे यार ये तो कोरल्स बने हुए हैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो एक बैरियर टाइप का फॉर्मेशन है, तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। लास्ट स्टेज में लेट्स से पूरा ही वो पहाड़ आपका सबसिडेंस में चले गया, या तो सी लेवल ज़्यादा उठ गया, वो अंदर चले गया, तो आपके जो कोरल हैं ये ऐसे लगेंगे कि बीच चारों तरफ आइलैंड्स हैं और बीच में पानी, इसको हम बोलते हैं अटॉल्स। तो ये तीन चीज़ें याद रखेंगे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल्स। तो अटॉल्स को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, ये चारों तरफ कोरल और बीच में आपका वाटर। ठीक है, पहले कभी ना कभी यहाँ पे भी कोई माउंटेन हुआ करता होगा, राइट। तो लोकेशन याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रीजन्स, जैसे आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट साइड, सबसे बड़ा कोरल एक्यूमुलेशन उधर साइड है आपका। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो कोरल्स होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिफरेंस ये सब चीज़ें हुई या ओशन एसिडिफिकेशन हुआ तो आपके कोरल एकदम जो ग्रीन और कलरफुल कलर के दिखते हैं वो सब एकदम वाइटिश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ओशन से कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगा तो ओशन का जो एसिडिटी है या एसिडिफिकेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपके कोरल रीफ्स के लिए बहुत डैमेजिंग होता है और उसको एकदम ब्लीच कर देता है, वाइटिश। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कोरल रीफ एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं ओशन वाटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम फोकस करेंगे टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर। ओशन में जो टेम्परेचर है वो कैसे उसमें वेरिएशन है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की पहले हम बात करेंगे, फिर हम वर्टिकल वेरिएशन की बात करेंगे। ठीक है, सो ओशन वाटर गेट्स हीटेड बाय सोलर एनर्जी जस्ट एज लैंड, जैसे मैंने आपको बताया। और ये आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओशन वाटर है वो लेट हीट होता है और लेट कूल होता है, और जो लैंड होता है, लैंड वो आपका क्विकली इट गेट्स हीटेड क्विकली एंड इट गेट्स कूल डाउन वेरी क्विकली। ओके, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशनिक वाटर इज स्लोअर देन द लैंड, ये जो चीज मैंने आपको बताई। ओके, तो देखो होता क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की, तो यहाँ पे जो ओशन टेम्परेचर होगा इट विल बी हायर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंसोलेशन इस रीजन में ज़्यादा रहता है सन का।
सनरेज ज़्यादा आती हैं। और अगर मैं पोल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो ओशन टेम्परेचर होगा इट विल बी लेस। तो अगर मैं बोलूँ लैटिट्यूडनल वेरिएशन है तो इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम लेट्स से इक्वेटर से हम अगर पोल साइड मूव कर रहे हैं तो जो ओशन टेम्परेचर है वो क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? जो जनरल पैटर्न है वो होता है ओशन टेम्परेचर डिक्रीजेस। सिंपल रीजन है, बिकॉज ऑफ इंसुलेशन। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला तो हो गया लैटिट्यूड, जो कि मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम इक्वेटर, लेट्स से अर्थ है, इक्वेटर से टुवर्ड्स आप पोल जाओगे तो टेम्परेचर विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ओके, बट कुछ कुछ जगह थोड़े एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। देन होता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। आप सबको पता है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमारे अर्थ पे लैंड और जो वाटर है उनको बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। 77% तो वही वाटर ही है, 71%, बाकी 25-30% आपका लैंड सरफेस है। तो उसके हीटिंग की वजह से भी, ठीक है, एक एबनॉर्मल कंडीशंस रहती हैं और वो भी आपके टेम्परेचर पैटर्न को अफेक्ट करता है। जनरली क्या होता है, लैंड के आसपास जो होती है ना ओशनिक, वो आपका वाटर, ये गर्म रहता है। और अगर जनरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखो तो लैंड का एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओशन टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में देख लो बस ये एक थोड़ा लैंड मास है, ये है और थोड़ा सा ये बचा हुआ, मैक्सिमम ये आपका वाटर है। तो यहाँ पे जो ओशन टेम्परेचर होता है वो थोड़ा उनसे रिलेटिवली आपका कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लैंड हीट होता है और प्लस एनक्लोज्ड भी है ज़्यादा, तो वहाँ हीटिंग आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देन आपकी होती है प्रिवेलिंग विंड्स। ये भी आपका टेम्परेचर को चेंज करती हैं। होता क्या है, लेट्स से आपकी कोई विंड ऐसे बह रही है, ओके, लेट्स से कोई विंड आपकी ऐसे बह रही है, यहाँ से भी बह सकती है आपकी, जैसे ईस्टर्लीज ऐसे बहती हैं, वेस्टर्लीज ऐसे बहती हैं, राइट। तो अगर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की हम बात करें यहाँ की, तो विंड ऐसे बह रही है। विंड क्या करेगी, जो नीचे वाटर है इसको अपने साथ ये भी आगे ले जाती है, इसी से ओशन करेंट्स भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो विंड नीचे के पानी को ले जाएगी अपने साथ अपने डायरेक्शन में, और लेट्स से यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लाके पाइल अप कर देगी। ओके, सो अगर ये पानी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड गर्म है, ठीक है, तो यहाँ का भी जो वाटर पाइल अप होगा उस पर टेम्परेचर आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ के पानी का काफ़ी ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ विंड। विंड इसको पाइल अप कर दे रही है। क्लियर। और लेट्स से कोई विंड आपकी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो वो यहाँ के पानी को क्या ले करेगी, वो अपने साथ आगे ले जाएगी, ये सरफेस वाटर को अपने साथ आगे ले जाएगी। तो ये पानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो भाई इसकी जगह लेने के लिए नीचे से जो अंडर डीप वाटर है, जो ठंडा है, वो ऊपर आ जाएगा। ओके, इसी चीज़ को बोल देते हैं अप वेलिंग। कुएं से ऐसे पानी खींचते हो ना आप, अप द वेल, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो सरफेस वाटर है इस विंड की वजह से ये आगे चले गया। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल ड्रैग, तो नीचे से जो ठंडा पानी है ना उसकी जगह लेने के लिए आपका ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं अपवेलिंग। एल नीनो और अभी आपको मैं कराऊंगा आगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से प्रिवेलिंग विंड अफेक्ट करती है वाटर टेम्परेचर को। ठीक है, देन ओशन करंट, जैसे मैंने आपको बताया प्रिवेलिंग विंड्स और ओशन करंट साइमल्टेनियसली ऐसे मूव करती हैं। तो जैसे आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड्स में बताया था कि जो ओशन करंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म। तो कोल्ड ओशन करंट क्या करेगी, वाटर का टेम्परेचर आपका कम कर देगी, वार्म ओशन करंट उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो अभी जब हम आगे ओशन करंट्स करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स में आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिर होता है एनक्लोज्ड सी, ये भी इफेक्ट करता है वाटर के टेम्परेचर को। आइए देखते हैं कैसे। कहाँ, कौन सा सबसे फेमस एनक्लोज्ड सी आपको दिख रहा है, सबसे फेमस एनक्लोज्ड सी आपको कौन सा फील हो रहा है, ये दिख रहा है, मेडिटेरेनियन सी। ये भी आपको दिख रहा होगा अक्सर, अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो ये आपका रेड सी है। ये भी न्यूज़ में क्यों था आप लोग मुझे बताएं, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी ये भी न्यूज़ में क्यों था।
आपने स्विस कैनाल क्राइसिस तो देखा सुना ही होगा उसके बारे में। अभी क्या हुआ स्विस कैनाल में, एक बोट थी, एक शिप थी, कार्गो शिप, वो ऐसे स्लैंट हो गई ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। तो पूरा वहाँ पे ट्रैफिक जैम टाइप का हो गया था कार्गो ट्रेड का। तो ये क्या होता है, ये एनक्लोज सी है, ये चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। और अगर लेट्स से ऊपर से सोलर इंसुलेशन आ रहा है प्लस एनक्लोज सी है, तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? द सरफेस टेम्परेचर विल इंक्रीज, इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका। और देखो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा नहीं होता कि हर एनक्लोज सी में आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे बाल्टिक सी हो गया आपका, नॉर्थ सी हो गया, जैसे नॉर्थ सी ये है आपका, ये आपका बाल्टिक सी है। तो अदर रीज़न भी है, जैसे कि अगर वहाँ पे उस सी के अंदर बहुत सारे फ्रेश वाटर रिवर्स बह रही हैं अंदर, उसमें ज्वाइन कर रही हैं, तो वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देती हैं। अभी हम आगे सैलिनिटी को भी देखेंगे तो उसमें भी ये रीज़न आपका आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो हॉरिजॉन्टल तो मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया, वर्टिकल भी देख लेते हैं। अगर ये आप ग्राफ देख रहे हो, सो ऐसे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ये आपका है नीचे डेप्थ, ठीक है, ऐसे आपका डेप्थ है। तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे आया, अचानक से ये टेम्परेचर नीचे गिरा और फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है वर्टिकली, सरफेस पे लेट्स से 22-23 डिग्री का टेम्परेचर है सोलर इंसुलेशन की वजह से। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे आपका टेम्परेचर धीमे धीमे कम होगा और फाइनली एक लेयर आएगा ये, जो कि 500 से 1000 आपके फीट या मीटर पे रहता है, जहाँ पे आपका वाटर का जो टेम्परेचर है ये ड्रास्टिकली एकदम डिक्रीज करता है। ओके, ड्रास्टिक डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है और फिर आपका वाटर का जो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है लगभग 4-5 डिग्री के आसपास। तो ये जो लेयर है जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर एकदम सडन डिक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ये क्लियर हुआ? ऐसे ही होता है वाटर समंदर में, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्मोक्लाइन। आई होप क्लियर होगा। टेम्परेचर वाटर आया, सडन डिक्रीज एंड देन कांस्टेंट एक डेप्थ के बाद, तो उस लेयर को बोलते हैं थर्मोक्लाइन। अगर आप आगे हम जब सैलिनिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एक ऐसी ही लेयर आता है। तो जो सैलिनिटी को जो लेयर डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन, राइट। उसमें सैलिनिटी आपकी बढ़ जाती है, जैसे इसमें टेम्परेचर तो कम हो रहा है, सैलिनिटी विद डेप्थ बढ़ती है, तो जो सडन जहाँ बढ़ती है उस लेयर को हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। अभी आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया कैसे टेम्परेचर का है। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया ही था, कुछ और पोर्शंस कवर करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन, तो आप देख पा रहे हो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 20 से 25 डिग्री का एक एवरेज आइसोथर्म्स है, 25 डिग्री का, 25-20 ओशन का, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो देख रहे हो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 20, 15, 10, 5, 0। क्लियर? तो ऐसे आपका जो हॉरिजॉन्टली लैटिट्यूड वाइज टेम्परेचर जो होता है ओशन वाटर का डिक्रीज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसोलेशन। ओके, सिमिलरली ऐसे इधर भी होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? एनक्लोज सी का तो मैंने आपको बताया ही था, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, क्लियर। कुछ और 1-2 सी और हैं, जैसे आपका बाल्टिक सी हो गया। यहाँ पे ये एनक्लोज्ड है बट यहाँ पे भी ना टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं, उतना ज़्यादा हायर नहीं रहता है। रीज़न बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आके इसमें मिलती हैं, जो कि क्या करती है, सरफेस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से रोक देती है, ठीक है। बट उसके बगल में यहीं पे नॉर्थ सी है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक आपकी ओशन करंट मूव करती है ऐसे, ठीक है, ये एक इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं इसको। ये आती है, ये फिर ऐसे मूव करे जाती है ड्यू टू यहाँ पे लैंड का ऐसा शेप है, ठीक है, उसी हिसाब से पानी ऐसे मूव करे जाता है। तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम। रीजन, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रीम ऐसे मूव करती है, फिर ये आगे बढ़ती है, ठीक है। इसका नाम चेंज हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक
ड्रिफ्ट। और फिर ये ऐसे मूव करती है, कुछ पानी ना इसका इसमें चले जाता है। तो ये देख रहे हो, ट्रॉपिकल रीजन से पानी लेते हुए ये अंदर पहुंचा दे रही है। क्लियर? तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है थोड़ा हल्का सा ज़्यादा रहता है। और ये एक अच्छी चीज़ भी है, ये क्या करती है, यहाँ पे जो भी पोर्ट्स है ना उनको जमने नहीं देती है। वहाँ पे जो पोर्ट्स है उनको आइस फ्री रखती है, जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह आपके आगे यहाँ पे जम गए, ऐसे मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जम गए क्योंकि हायर लैटिट्यूड है तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। क्लियर? और इनके पास और कोई मीडियम नहीं है कहीं ट्रेड करने का कि ऐसे चले जाएं, क्योंकि समंदर तो इधर ही है, ऊपर जा नहीं सकते, तो पूरा ही फ्रोजन है आर्कटिक शेल्फ। तो बसता है इनके पास यही वाला रास्ता। तो इसको आइस फ्री रखने में भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, ये एक वार्म करंट होती है। अभी आगे सब चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको ओशन करंट्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अब आइए बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स। सैलिनिटी क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था, अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन लेट्स से 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर 1000 में। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है पार्ट्स पर 1000 में इसको मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट होती है। एक और पॉइंट है, सैलिनिटी ऑफ 24.7 पार्ट्स पर 1000 हैज बीन कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट फॉर डिमार्केटिंग ब्रैकिश वाटर। मतलब जिस भी पानी का, लेट्स से कोई पानी है यहाँ पे, उसकी जो सैलिनिटी है लेट्स से वो 24.8 हो गई, तो मतलब ये पानी कैसा है, ब्रैकिश, मतलब सॉल्टी पानी है। अगर ये 24.5 है तो मतलब ये इसको सॉल्टी वाटर नहीं कंसिडर किया जाएगा, ब्रैकिश वाटर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सॉल्ट ऑब्वियस सी बात है उसमें, बट इसको ब्रैकिश वाटर नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब आइए भाई, जैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सैलिनिटी का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ओशन सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला है आपका इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन जहाँ जहाँ होगा ज़्यादा, वहाँ वहाँ सैलिनिटी आपकी ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मेडिटेरेनियन सी याद आता है, एनक्लोज सी है, रेड सी एनक्लोज सी है। ठीक है, और उसमें अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा ना तो वहाँ पे सैलिनिटी आपकी ज़्यादा रहती है। जहाँ जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, मतलब जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा है, वहाँ पे सैलिनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर एडिशन हो रहा है। बरसात का पानी तो पी सकते हैं ना, फ्रेश वाटर होता है, वो जो सैलिनिटी है उसको कम करता है। एग्जाम्पल आप ले सकते, ग्लास में आप नमक भरो, मिला दो, ठीक है, और उसमें एक बॉटल और पानी भर दोगे तो उसमें जो नमकीननेस है वो कम हो जाएगी, कम नमकीन हो जाएगा वो पानी। ठीक है, दूसरा है आपका फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स इन पोलर रीजन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस। जहाँ जहाँ पे लेट्स से ये कोई सैलाइन वाटर है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही हैं, तो इस बॉडी की जो सैलिनिटी है वो आपकी कम हो जाएगी। क्लियर? वैसे ही जो भी पोलर रीजन में जो लेट्स से सरफेस वाटर अगर वो बर्फ बन जा रहा है तो वहाँ पे भी सैलिनिटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका होता है विंड। ओके, तो याद आ रहा है आपको, मैंने एक चीज़ बताई थी कि विंड क्या करता है। लेट्स से विंड आपका ऐसे मूव कर रहा है, वो अपने साथ क्या करेगा, सरफेस वाटर को भी अपने साथ ऊपर लेते हुए जाएगा। और अगर सरफेस वाटर कहीं पे सलाइन है तो वो वाटर को इकट्ठा कर देगा एक जगह। लेट्स से यहाँ पे लैंड आ गया, यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ओशन की बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही विंड पूरा गर्म पानी लेके आ रहा है, सलाइन वाटर लेके आ रहा है, तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। लेट्स से ऑफशोर विंड है, ऑफशोर विंड है क्या करेगी, और लेट्स से वो अगर फ्रेश वाटर को ले जा रही है, ठीक है, तो नीचे से आपको पता होना चाहिए कि जो सैलिनिटी है ना, जब आप सरफेस में जाओगे नीचे तो सैलिनिटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाला पानी ऊपर आएगा तो ऊपर की सैलिनिटी बढ़ जाएगी अपवेलिंग में। क्लियर? तो विंड भी सैलिनिटी को अफेक्ट करती है। कहीं से लेट्स से ज़्यादा नमकीन पानी है, विंड फ्लो की और उसको
लेट्स से कहीं ले गई जहाँ पे कम सैलिनिटी, तो ऑब्वियस सी बात है विंड ऐसे फ्लो कर रही है तो अपने साथ पानी को भी ड्रैग करते हुए ले जाएगी, और उस जहाँ कम सलाइन रीजन है वहाँ पे ज़्यादा सलाइन वाटर ले आएगी। ठीक है, वैसे ही ऑपोजिट भी हो सकता है। तो विंड भी आपकी ओशन वाटर की सैलिनिटी को इफेक्ट करती है। देन ओशन करंट्स, विंड है तो ओशन करंट्स भी साइमल्टेनियसली, क्लियर, वैसे ही मूव करते हैं। ये भी कंट्रीब्यूट करता है ओशन सैलिनिटी को। कैसे भाई, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, अगर वो वार्म करंट, ठीक है, वार्म करंट अगर किसी सलाइन रीजन से निकल रही है और कम सलाइन रीजन में आ रही है तो वो अपने साथ सॉल्टी वाटर ले जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ होता है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म होता है आपका थर्मो हलाइन सर्कुलेशन, थर्मो हलाइन सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है, तो देखिए, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये है आपका पोल। तो जो कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, जो कोल्ड वाटर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर वाले में भी काम की चीज़ थी, इसमें एक थर्मो अलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। तो कोल्ड वाटर यहाँ पे ठंडा होता है, वो क्या होता है, वो सिंक करे आएगा। ठीक है, और इक्वेटर पे जो पानी है वो आपका गर्म रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी उसकी कम होगी। तो एक सर्कुलेशन ऐसे मूव करता है फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर। तो होगा क्या, लेट्स से पोल पे यहाँ पे ये सरफेस वाटर है, ये सरफेस वाटर आपका सिंक कर गया क्योंकि ठंडा वाटर इज मोर डेंस, वो नीचे मूव करे आता है और वो मूव करके नीचे अंडर वाटर वो टुवर्ड्स इक्वेटर आता है। और इक्वेटर पे जो पानी गर्म है वो लेस डेंस है, तो वो एज अ एक्सपैंड करता है तो उसका लेवल राइज होता है और वो टुवर्ड्स पोल साइड मूव करने लगता है। तो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है ना, अंडर वाटर सर्कुलेशन, ये इसको बोलते हैं थर्मो हलाइन सर्कुलेशन। और जो डेंसर वाटर होता है ना, नीचे जो होता है, नीचे वाला वो पानी जो नीचे सरफेस पे रहता है डेप्थ में, वो ज़्यादा सलाइन होता है। ठीक है, तो इस पूरे सर्कुलेशन को हम थर्मो हलाइन सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जो सैलिनिटी है इसके हिसाब से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो, सैलिनिटी ऐसे आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ की पोलर लैटिट्यूड्स की, तो ये आपकी सैलिनिटी, ये देखो, बढ़ी और फिर कांस्टेंट हो गई। क्लियर, तो जो डेप्थ वाला पानी है इसकी सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। ओके, अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, ये हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सैलिनिटी का। इक्वेटर पे आप देख रहे हो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पहले थोड़ा सा यहाँ पे आके हल्की सी कम हुई फिर कांस्टेंट हो जाती है। रीज़न देखो, और यहाँ पे आपका फिर ये आपकी सब ट्रॉपिक्स होगी। सब ट्रॉपिक्स में भी सरफेस वाटर इज मोर सलाइन, फिर कम आपकी सैलिनिटी कम हुई और फिर यहाँ पे ऐसा हो जाता है। इसका रीज़न होता है फ्रेश एडिशन ऑफ वाटर। आपको पता है इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, बारिश ज़्यादा होगी तो वो क्या करती है, वाटर का जो ऊपर सैलिनिटी, फ्रेश वाटर आएगा तो सैलिनिटी वो कम कर देता है। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, लगभग सब एक कांस्टेंट सैलिनिटी पे आ जाते हैं इस डेप्थ के बाद। लगभग सब आपस में बराबर से है, ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट का है, लगभग सब सेम सैलिनिटी आती है इस डेप्थ के बाद। ये जो लेयर है ना, इस लेयर के बाद लगभग सबकी जो सैलिनिटी एक बराबर सी हो जाती है। तो इस लेयर को हम बोलते हैं हेलोक्लाइन। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो हाई लैटिट्यूड में ऊपर सैलिनिटी इतनी थी, फिर सैलिनिटी बढ़ गई। रीज़न, तो जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं ना, उस पर सरफेस पे आइस वाइस जमा रहता है। तो मैंने बताया था फ्रीजिंग और थॉइंग की वजह से सैलिनिटी कम हो जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन वाटर का एक एनॉमलस प्रॉपर्टी है 4 डिग्री पे जो दिखता है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पे बर्फ जमी रहती है, इसके नीचे वाटर आपका मेल्टेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जैसे ही मेल्टेड फॉर्म में हो तो यहाँ पे सैलिनिटी आपकी बढ़ जाती है थोड़ी और फिर आके कांस्टेंट हो जाती है।
ओके, क्योंकि ऊपर वहाँ पे तो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, फिर आपका नीचे आपका पिघला हुआ पानी है, तो उसमें आपकी सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी और नीचे आके और बढ़ जाएगी सैलिनिटी। तो विथ डेप्थ जनरल जो वो है कि सैलिनिटी आपकी बढ़ती है। इन डेप्थ यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे देखो लगभग सबका पानी में सैलिनिटी इज़ गुड, काफ़ी ज़्यादा है। ये बस सरफेस में थोड़ा सा कम हो जाता है ड्यू टू फ्रेश एडिशन ऑफ वाटर, और वो भी कहाँ पे, इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे, क्योंकि वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा है। इंसोलेशन ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और बारिश होती है। तो इसलिए सरफेस पे सैलिनिटी वहाँ थोड़ी कम होती है, बट लेकिन फिर वो नीचे आपकी बढ़ती है वो आके, ठीक है। यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे देखो अचानक से थोड़ी और ड्रास्टिक कम हुई और फिर आपका कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे भी सैलिनिटी है जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये तो बस ऊपर का ये ट्रांजिशन है, थोड़ा कम हो रहा है, वरना जो जनरल ट्रेडिशन है वो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि विथ डेप्थ सैलिनिटी इंक्रीजेस, बट इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे जो सरफेस है, सरफेस वाटर है, वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है अप टू हेलोक्लाइन, ठीक है, और फिर बढ़ने लगती है आपकी ऐसे करके, कांस्टेंट हो जाती है मतलब, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलिनिटी। ये दो रीज़न ज़रूर ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ तक ये क्यों डिक्रीज़ की, क्योंकि वाटर एडिशन होता है ऊपर से, इसलिए सरफेस वाटर आपका थोड़ा कम सलाइन रहता है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिए, इसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ओशन करेंट्स वगैरह के भी। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी मैंने आपको बताया, कैसे पोल से जो डेंसर वाटर है सिंक करता है, वो अंडर वाटर मूव करता है टुवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटर पे पानी गर्म है, गर्म पानी एक्सपैंड करता है और वो मूव करता है टुवर्ड्स पोल। तो ये बहुत स्लो मूवमेंट होता है, और पता है लगभग 70% आपका 70 to 80% आपका थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ही होते हैं। जो सरफेस करेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही मिनिमम होते हैं, बहुत ही मिनिमम। जो एक्चुअल सर्कुलेशन होता है वो आपका थर्मोहलाइन अंडर वाटर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सरफेस पे तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड, बल्कि आप 70-90% मान के चलो वो आपका थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ही होता है, जो कि बहुत धीमे होता है और ऐसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हुआ सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी की एक और चीज़ है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको कराता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सैलिनिटी का। तो आप देख पा रहे हो हाई लैटिट्यूड्स हैव लो सरफेस सैलिनिटी। हाई लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, ऊपर वालों की। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर आपका सैलिनिटी वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है। क्लियर? रीज़न थॉइंग, फ्रीजिंग थॉइंग की वजह से भी होता है, जो मैंने आपको बताया। हाई इवेपोरेशन भी कम होता है क्योंकि उधर से सूरज पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। ट्रॉपिक्स हैव हाई सरफेस सैलिनिटी, क्योंकि हाई इवेपोरेशन और लो प्रेसिपिटेशन। ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाले पोर्शन पे, ओके। इक्वेटर हैज अ डिप इन सरफेस सैलिनिटी। रीजन इक्वेटर पे क्यों डिप होता है, क्योंकि याद आ रहा है इक्वेटर में मैंने आफ्टरनून रेनफॉल बताया, दिन भर बारिश हो रही है, दिन भर बारिश हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे डिप होता है, सरफेस सैलिनिटी कम होती है। ये देख रहे थे यहाँ पे मैप है, इक्वेटर वाला देखो रेड वाला। यहाँ पे जो सब ट्रॉपिक्स है ना, सब ट्रॉपिक्स पे भी थोड़ा सा कम होता है, बट इसका जो नीचे जाओगे ना, नीचे जाओगे इस पोर्शन के बाद, तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सैलिनिटी वाइज देखो तो सब ट्रॉपिक्स में भी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है एज कंपेयर्ड, क्योंकि सैलिनिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है। ये तो इसका वर्टिकल पैटर्न है उसी सब ट्रॉपिक्स पे बस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इक्वेटर पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे डिप इन सरफेस सैलिनिटी बिकॉज हाई प्रेसिपिटेशन है वहाँ पे, राइट, जो कि इवेपोरेशन को कम कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इक्वेटर, ट्रॉपिक्स पे और सरफेस सैलिनिटी हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो कुछ कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। लैंड लॉक्ड, जैसे रेड सी जो है लैंड लॉक्ड है, यहाँ पे 41 पार्ट्स पर 1000 आपकी सैलिनिटी है, क्योंकि एनक्लोज रीजन, हाई इवेपोरेशन एंड हाई सैलिनिटी। क्लियर? While in the estuaries of Arctic and the salinity fluctuates, आर्कटिक्स में आपका
यहाँ इस अगर मैं ऊपर के पोर्शन की बात करूँ, यहाँ पे सैलिनिटी फ्लक्चुएट करती है क्योंकि वहाँ फ्रीज हो जाती है, थॉइंग होती है, तो इस वजह से भी सैलिनिटी ऊपर नीचे होते रहती है। बट लैंड लॉक में याद रखना सैलिनिटी ज़्यादा रहती है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने बताया था बाल्टिक सी और नॉर्थ सी में, जो आपका नॉर्थ सी अभी आपको कराता हूँ आगे। ऑल्सो सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 35 to 31 ऑन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बात करिए, फोकस करें इस पे। वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपका सैलिनिटी कम रहती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम आर्कटिक रीजन। तो ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, इस पोर्शन में सैलिनिटी कम होती है क्योंकि ऊपर से पानी पिघल के नीचे आता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ से पानी पिघलेगा और वो सरफेस पे भी आता है, ठीक है। कुछ आपका जो हैवी होगा, वो डेंस होगा, वो नीचे चले जाएगा, राइट। तो इस वजह से भी यहाँ पे सरफेस सैलिनिटी वेस्टर्न साइड पे कम रहती है। क्लियर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बस बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। चलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉर्थ सी के। देखो जो मैं बता रहा था, नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स हायर लैटिट्यूड, नॉर्थ सी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो नॉर्थ सी ये वाला है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन, ये हायर लैटिट्यूड पे है, फिर भी इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। रीज़न बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी ब्रॉट बाई नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। एक ऐसे मूव करता है ओशन करंट, जो कि यहाँ पे इक्वेटर से पानी ले जाते हुए ये यहाँ पे भर देता है सरफेस पे, ठीक है। इक्वेटर पे आपको पता है यहाँ सैलिनिटी आपकी ज़्यादा होगी, तो ये पानी ऐसे ले जाते हुए इसके अंदर ले आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाती है। उसी के बगल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो बाल्टिक सी है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखो बाल्टिक सी, ये यूरोप का ये वाला पोर्शन, ये आपकी बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी, ये भी हायर लैटिट्यूड पे, ये भी एनक्लोज्ड है, लेकिन यहाँ की सैलिनिटी कम है। रीजन बाल्टिक सी हैज लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स। यहाँ पे बहुत सारी रिवर ऐसे जाके मिलती हैं, ओके, इस वजह से यहाँ की सैलिनिटी कम है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ रहा है चीजें, क्यों बाल्टिक की कम है, नॉर्थ सी की ज्यादा है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। एक तो देखो मेडिटेरेनियन सी की अगर बात करो तो ये नीचे आ जाता है, लोअर लैटिट्यूड्स, एनक्लोज्ड है, प्लस इंसुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, ओके। सैलिनिटी इज हाउएवर वेरी लो इन ब्लैक सी। ब्लैक सी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ब्लैक सी लो है। क्यों सैलिनिटी लो है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर बाय द रिवर्स। तो इसमें बहुत सारी रिवर्स वगैरह आपकी मिलती हैं, ठीक है। ये देख रहे हो बाल्टिक से ब्लैक सी है आपकी, इसमें आके रिवर्स आपकी मिलती हैं यहाँ पे ऐसे करके, क्लियर। इस वजह से इसकी सैलिनिटी कम है। नॉर्थ सी की सैलिनिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ टू नॉर्थ याद रखना, इसकी वजह से। बाल्टिक सी की कम है क्योंकि इसमें रिवर्स आके मिलती हैं। तो जब भी फ्रेश इन्फ्लक्स होगा सैलिनिटी विल बी लेस। फ्रेश इन्फ्लक्स कैसे हो सकता है? या तो रिवर से या तो ऊपर बारिश से, ठीक है। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगर मैं बोलूँ डेंसिटी, सैलिनिटी और टेम्परेचर को अगर हम एक ग्राफ पे लाना चाहें तो ये सब ओवरलैप करते हैं। ये देखो, पहला है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आपका ऐसे बढ़ रहा है, ये आपकी है डेप्थ, कितने ओशन की डेप्थ है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्लाइंस विथ डेप्थ, क्लियर। सेकंड पे आइए, ये हो गई आपकी सैलिनिटी। सैलिनिटी सरफेस पे ज्यादा रहती है, ठीक, विथ डेप्थ, सॉरी सैलिनिटी सरफेस पे आपकी यहाँ पे इंक्रीजिंग सैलिनिटी है, ओके। तो ये ग्राफ जो है लेट्स से हमने बोल दिया आपका इक्वेटर पे, ठीक। लेट्स से बोल दिया ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक्स पे ले लो। इक्वेटर पे तो सरफेस सैलिनिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, ओके। तो ये ले लो, हमने बोल दिया ट्रॉपिकल रीजन की। तो ऊपर यहाँ पे सैलिनिटी है, सैलिनिटी आपकी डिक्रीज की, और फिर ये देखो हल्की सी इंक्रीज करने लगी और फिर आपकी कांस्टेंट हो गई,
ओके। लेकिन जो सैलिनिटी का जनरल ट्रेंड है वो डेप्थ के साथ आपका, ये देखिए ये वाला पोर्शन, डेप्थ के साथ सैलिनिटी जनरली आपकी इंक्रीज करती है। ये बस थोड़ा ट्रॉपिक्स और इक्वेटर का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर पे सरफेस सैलिनिटी आपकी कम होगी यहाँ तक और फिर आपकी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप देख रहे हो सरफेस सैलिनिटी की मैं बात करूँ, पोल्स पे इतनी है 1, इक्वेटर पे 2 है और ट्रॉपिक्स पे, सब ट्रॉपिक्स पे 3 है। मतलब अगर हम सरफेस सैलिनिटी की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पे है? यहाँ पे, क्योंकि सैलिनिटी ऐसे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट उसका वर्टिकल वेरिएशन थोड़ा कम हो सकता है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होगी सब ट्रॉपिक्स की। ठीक है, तो ध्यान रखना। और विद डेप्थ सैलिनिटी आपकी बढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीनों में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसी पे डाउट्स भी आने वाले हैं मेरे पास। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लेना। भले ही, फिर से मैं बता देता हूँ, भले ही हायर लैटिट्यूड पे सरफेस सैलिनिटी आपकी कम है और विद डेप्थ वो बढ़ रही, बट सब ट्रॉपिक्स पे सरफेस सैलिनिटी ज़्यादा पहले से ही थी, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स रीजन है, सैलिनिटी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। इक्वेटर पे थोड़ी कम इसलिए रहती क्योंकि बारिश होती है ऊपर से। ओके, तो ये होता है यहाँ पे, लेट्स से सैलिनिटी थोड़ी कम हुई फिर कांस्टेंट हो गई यहाँ पे। ओके, लगभग इतनी ही पहुँच गई जितनी थी। राइट, अब आता है आपका डेंसिटी। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, तो क्या हो रहा है? डेंसिटी स्टार्ट टू इंक्रीज विथ डेप्थ। तो अगर मैं बोलूं, आप यहां पे चेक कर सकते हो, आपको ऐसा फील हो रहा है ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेयर पे आते ही या तो वो डिक्रीज करे जाते हैं, ठीक है, या तो वो इंक्रीज करे जाते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन एंड पिक्नोक्लाइन ये ओवरलैप करते हैं बिटवीन 500 टू 1500 मीटर की डेप्थ पे। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये तीनों ओवरलैप करते हैं। ट्रेंड अलग अलग हो सकता है, कुछ डिक्रीज करेगा कुछ इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी विथ डेप्थ इंक्रीजेस, सैलिनिटी विथ डेप्थ इंक्रीजेस, 1-2 एक्सेप्शन के साथ। टेम्परेचर विथ डेप्थ डिक्रीजेस, टी डिक्रीज करेगी, एस इंक्रीज करेगी, डी इंक्रीज करेगी। तो आप ये बोल सकते हो कि द मोर द सलाइन द वाटर द मोर द डेंसिटी इट हैज। ट्रू, बिकॉज सैलिनिटी भी डेप्थ के साथ इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सब पूछ लेता है आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की। अब धीरे धीरे हम ओशन करंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कवर करेंगे आपका वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे आपकी टेम्परेचर हो गई, सैलिनिटी हो गई, डेंसिटी जो हमने अभी देखा, एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि आपके सन का ग्रेविटेशनल पुल, मून का ग्रेविटेशनल पुल एंड विंड, ये अफेक्ट करते हैं ओशन में करंट्स या फिर वाटर के मूवमेंट को। ठीक है, इट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो 2-3 चीज़ें इसमें देख लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन का जो होता है ओशन वाटर में, ये आपका द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशंस आर कॉमन इन ओशन वाटर बॉडीज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन को हम क्या बोल देते हैं? ओशन करंट एंड वेव्स। क्लियर, जो भी सरफेस पे, लेट्स से आपका ये सरफेस है, वाटर आपका ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, या तो ये ओशन करंट होगा या फिर ये आपके वेव्स होंगे। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे मूव करते हुए बैकग्राउंड में, ये आपकी वेव होती है। ठीक है, वर्टिकल मोशन मतलब सी लेवल का राइज होना और फॉल होना दिन में या फिर दिन में 2 बार या 3, वो डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं टाइड्स। क्लियर, ये 2 चीज़ ध्यान रखिए अभी। अब हम बात करते हैं कुछ आपकी वेव्स और टाइड्स के बारे में। ऑलराइट, तो अगर आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से एक वेव मूव करते हुए आ रही है आगे। ठीक है, और सेकंड पिक्चर में आप देखिए, देखो सी लेवल, आपका जो सी लेवल है वाटर अभी यहाँ तक पहुँचा है। ठीक, ये वापस रिसीड करेगा लेट्स से यहाँ तक, एग्जाम्पल के लिए, फिर ये लेट्स से ये यहाँ तक और आगे आ सकता है। तो ये जो वर्टिकल मोशन होता है सी लेवल का राइज एंड फॉल, इसको हम टाइड बोलते हैं।
और जो फॉरवर्ड मूविंग वेव ट्रेन आती है पूरी, इसको हम बोलते हैं वेव्स, जो भी अभी आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। ओके, सो वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स के थ्रू वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। तो जैसे विंड्स काम करती थी, विंड्स आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती हैं, वैसे ही ओशन करेंट्स भी आपकी टेम्परेचर को या फिर सैलिनिटी को वेरिएशन लाती हैं बाय देयर मूवमेंट। क्लियर? जैसे हमने देखा था गर्म पानी आ रहा है, सैलाइन वाटर, वो इकट्ठा कर दे रहा है नॉर्थ सी में, जैसे हमने बात की। सिमिलरली टेम्परेचर भी वैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ओशन करेंट्स इसमें हेल्प करता है। ओके, While the water in the waves does not move, but the wave trains move ahead। यही चीज मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी। जो वेव होती है ना, उसमें पानी नहीं मूव करता है, पानी अपनी ही जगह पे रोटेट करते रहता है और वो एज अ वेव ट्रेन आगे मूव करती है। ये भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल अगला वेव का जब कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा टाइड के बारे में। सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर का लेवल होता है वो राइज एंड फॉल करता है। वो दिन में एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, वो अलग अलग टाइप की। जब हम टाइड्स करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ओशंस करेंट्स को मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जो हमने डेफिनेशंस देखी थी, जो कि एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होता है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज हियर इज थिंग इज डेफिनेट डायरेक्शंस। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं, वेव्स के बारे में देखते हैं। तो देखो, ये जो देख रहे हो वेव ऐसी होती है, लोग इस पे सर्फिंग वगैरह भी करते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा। लोग इसके ऊपर ऐसे सर्फ बोर्ड लेके सर्फिंग करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं भाई वेव आएगी, हाई वेव आएगी तो हम इस पर करेंगे। ठीक, तो इस पर होता क्या है? तो ये जो अगर आप देख पा रहे हो, ये वाटर है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे रोटेट करते हैं अपनी जगह, ये स्टिल ऐसे रोटेट कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस वेव ट्रेन फॉर्म करती, जो कि आपकी आगे बढ़ती, ना कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते, वो अपनी जगह रोटेट करते रहते हैं। और ये रोटेट की तो एक वेव ट्रेन बन जाती है, जो कि आपके ऐसे मूव करती है। ये देख रहे हो, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे अपनी जगह रोटेट कर रहे होंगे। ये क्लियर हुआ? सो वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, ये इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, जो कि विंड्स की वजह से आगे बढ़ता है। क्लियर? नॉट द वाटर एज सच व्हिच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। और ये विंड्स की वजह से ये आगे बढ़ता है। अगर विंड की डायरेक्शन ऐसी हुई तो ये इधर मूव करेगा, ऑपोजिट हुई तो उस साइड आएगी वेव आपकी। ठीक है, तो ये होता है वेव का कॉन्सेप्ट। आओ देखते हैं कुछ वेव्स के। ये देखो, इसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इस डायग्राम से। ये देख रहे हो, वेव आपकी लेट्स से ऐसे मूव कर रही है। ये देख रहे हो, ये एक वेव बनी है बड़ी सी, राइट? इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं? अपनी ही जगह रोटेट कर रहे हैं। तो ये डीप वाटर में भी ऐसे होते रहता है, डेप्थ तक भी जाता है। तो ये पूरी एज अ वेव ट्रेन ये ऐसे मूव कर रही है। ओके, तो इसमें कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या। लेट्स से, ये आपको अगले डायग्राम में भी दिख जाएगा। ये देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई वेव में वेव हाइट क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। राइट? सो किसी भी वेव का, लेट्स से ये वेव है ऐसे मूव कर रही है, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ द वेव। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ रिस्पेक्टिवली। तो हाईएस्ट पॉइंट इज क्रेस्ट और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आते हैं, अगली चीज है वेव हाइट। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट। मतलब ये जो चीज होती है, ये हाइट इज कॉल्ड द वेव हाइट। यहां पे दिख रहा है आपको, ये जो हाइट है, ये लेंथ, इसको हम बोलते हैं वेव हाइट। क्लियर? नेक्स्ट, वेव एम्पलीट्यूड। इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट। मतलब ये वेव हाइट का हाफ, इसको बोलते हैं वेव एम्पलीट्यूड। यहां तक वेव एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो ये 3 चीज होती हैं, ये बेसिक फिजिक्स है। एम्पलीट्यूड, हाइट, क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं हम?
फिजिक्स से कैसे रिलेट हो रहा है? बिकॉज वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में आपकी जैसे लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वैसे ही आपकी वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देन देयर इज वेव पीरियड। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट या फिर ट्रफ। मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, लेट्स से मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, तो मुझे ये वाला जो क्रेस्ट है नंबर 1, ये जब क्रॉस करेगा और ये जो नंबर 2 वाला है ये जो क्रॉस करेगा, तो इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है, जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं वेव पीरियड। मतलब एक वेव मुझे हिट करके गई, अब दूसरी वेव की जो क्रेस्ट है वो मुझे कब हिट करेगी, वो जो टाइम लैग होता है उसको हम बोलते हैं वेव पीरियड। ओके, देन फिफ्थ वन इज वेव लेंथ। इट इज अ डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का या फिर इस ट्रफ से लेके इस ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। कितनी बड़ी एक वेव की लेंथ है। क्लियर? अगला है आपका वेव स्पीड। इट इज अ रेट एट विच वेव मूव थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट। कितनी उसकी स्पीड है। ओके, जैसे मैं दौड़ रहा हूं, मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। वेव की स्पीड मेजर की जाती है नॉट्स में, कि भाई इतने नॉट्स की ये वेव है, 5 नॉट 6 नॉट्स ऐसे, राइट। एंड देन वी हैव द वेव फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स मुझे 1 सेकेंड में क्रॉस करती हैं, उसको बोलेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। क्लियर हुआ आपको? वही चीज़ यहाँ पे भी शो की गई है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव लेंथ क्या होती है, वेव हाइट क्या होती है, यहाँ सब मेंशन्ड है, राइट। यहाँ वो भी सिंपल चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखो, ओशन करंट्स का भी कुछ ऐसा ही फंडा होता है। ओशन करंट्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जो सरफेस पे स्पीड होगी इट विल बी हायर, और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, बिकॉज वाटर का लेयर होता है। दिख रहा है ये 1, मतलब ऐसे शो तो नहीं होगा बट वाटर ऐसे लेयर्स में होता है। तो यहाँ पे लेट्स से जो ओशन करंट की स्पीड है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा रहेगी और धीरे धीरे आपकी डिक्रीज करने लगती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जितना लेयर होगा यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगी, क्योंकि इसके ऊपर लेयर्स हैं और वो फ्रिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, जो कि वेव की स्पीड को, वेव का आपके ओशन करंट की स्पीड को कम करने लगती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हो गया आपका वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, हम देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, टाइड्स। देखो, टाइड्स पे यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि भाई क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं टाइड्स में। डायरेक्टली एनसीईआरटी से आई थी चीज़ें, तो आपको बेसिक फंडा पता हो, बहुत ईजिली क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। लेट्स से सी लेवल पहले यहाँ पे था, वो कम होके यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये वापस यहाँ बढ़ गया, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम टाइड। और ये कैसे होता है, ये दिन में एक बार भी हो सकता है, दिन में 2 बार भी हो सकता है, अलग अलग टाइप की टाइड्स होती हैं, हम अभी देखेंगे। ये होता है मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून, इसको हम बोलते हैं टाइड्स, राइट। और इस वजह से कई बार क्या होता है, हाई टाइड आने की वजह से कुछ पानी जो होता है आपका ड्यू टू विंड एंड एटमॉस्फेरिक चेंज, आपका वो ज़मीन में ऐसे अंदर घुस जाता है, इसको हम बोलते हैं सर्जेस। और अगर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड से घुस रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं स्टॉर्म सर्जेस। तो इसमें विंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, टाइड्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि टाइड बनती कैसे है। तो पहले आप देख लो ये दिस वन, ये देखो हमारा है सन, ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया और बीच में है आपका मून, ऑलराइट। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जब अर्थ रोटेट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसे लेट्स से ये अर्थ है, आपने कभी पत्थर को बांध के रस्सी ऐसे घुमाई है, तो उससे क्या होता है, जब आप छोड़ते हो तो पत्थर बाहर की साइड ही आता है, बिकॉज एक रोटेशनल मोशन में, ठीक है, जब आप कुछ घुमा रहे हो वो उस पर एक बाहर तरफ एक फोर्स लगती है। यहाँ पे लेट्स से पत्थर ही ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट, तो एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये एक फोर्स भी क्रिएट होती है, जो कि अगेन टाइड फॉर्मेशन करती है, बट वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता जितना आपका सन और मून का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मून है, ठीक, तो जो पानी होगा अर्थ सरफेस का, जो मून को फेस कर रहा होगा, वो ऐसे बल्ज करके टुवर्ड्स मून ऐसे उड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, टाइड विल हाई टाइड आएगी आपकी। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये इट विल गेट बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे उतना टाइडल बल्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत थोड़ा हल्की रहती है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना आपका सन और मून का अट्रैक्शन रहता है। ओके, यहाँ भी रहेगा बट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना इधर साइड रहेगा, ध्यान रखना। तो ये पहले इमेज में अगर आप देख पा रहे हो, इधर फोकस करना है आपको, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, दोनों ऑब्वियस सी बात है आपको अट्रैक्ट करेंगे पानी को, तो एक टाइडल बल्ज देखो यहाँ निकल के आ रही है। ठीक है, और इसी को बैलेंस करेगी आपकी, यहाँ पे देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे भी एक टाइडल बल्ज 2 रहेगा, इसकी थोड़ी बल्ज ज़्यादा रहती है, इसकी थोड़ी सी कम रहेगी एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो इसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है और ये सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो, लेट्स से सन यहाँ पे है, सेकेंड इमेज पे देखिए, यहाँ पे सन यहाँ पे, मून चले गए यहाँ पे पोजीशन पे। ओके, तो आपका क्या होगा, जनरली जो मून का अट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो टाइडल बल्ज इधर भी हल्की सी है, ठीक है, लेकिन मून साइड आप देख रहे होगे ज़्यादा आपकी, यहाँ पे हाई टाइड आपकी बनेगी, और ये देखो सन साइड आपकी लो टाइड बनेगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले डायग्राम में आप देख रहे हो दोनों एक लाइन में थे, दोनों ही इधर, मून इधर सन इधर, तो हाई टाइड आपकी इस साइड बन रही थी और उसको बैलेंस कर रही थी आपकी इधर साइड सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ पे आपकी लो टाइड बनेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है। क्लियर, तो ऐसे ही होता है, जहाँ भी सन और मून रहेगा वहाँ पे अट्रैक्शन आपका होता है। मून जब उधर चले जाता है, तो जब सन मून और अर्थ 90 डिग्री में रहेंगे, ठीक है, ये भी एक टाइप की टाइड होती है, भी आगे आपको बताता हूँ। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, जहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा वहाँ टाइडल बल्ज होगा, वहाँ पे हाई टाइड होगा, ऑपोजिट साइड आपका उसको बैलेंस करेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और जब वो आपका 90 डिग्री चले आएगा तो मून साइड आपका टाइडल बल्ज ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे हाई टाइड होगी, और सन साइड आपका कम होता है। क्लियर, क्योंकि मून आपका पास है, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सन थोड़ा दूर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है टाइड का। आगे देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। एक होती है टाइप्स, जो टाइड्स होती हैं फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होती हैं, मतलब दिन में कितनी बार टाइड्स आ रही हैं, 1 बार आ रही है, 2 बार आ रही है। ठीक है, तो पहला होता है डाययूर्नल टाइड, दिन में 1 बार हाई टाइड और 1 बार लो टाइड आएगी, उसको बोलते हैं डाययूर्नल, मतलब दिन में 1 बार हाई टाइड और 1 बार लो टाइड। क्लियर, दूसरी होती है सेमी डाययूर्नल, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 हाई टाइड हैं और 2 लो टाइड हैं आपकी, तो इसको बोलते हैं सेमी डाययूर्नल। ओके, एक होती है मिक्स डाययूर्नल, इसमें आपकी हाई टाइड जो होती है वो बराबर नहीं होती, तो किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में आपकी यहाँ पे देखो ज़्यादा ऊंची टाइड है, यहाँ पे कम है, तो ये मिक्स टाइप की रहती है, वो भी लोकल फैक्टर्स की वजह से भी वो मॉडिफाई हो जाती है। ओके, तो देखो एक जगह है कनाडा में, बे ऑफ फंडी, ये आपके एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे लेट्स से ये एक पहाड़ है, ये क्लिफ है, और यहाँ पे समंदर है। ठीक है, ये आपका बीच होगा यहाँ पे इतना एरिया। आप यहाँ पे खड़े हो, आपने देखा जो पानी है यार, पानी यहाँ पे है, अभी लो टाइड है, तो पानी यहाँ पे इतना एरिया लेट्स से 1 आध 2 किलोमीटर खाली है, आपने चलना स्टार्ट कर दिया।
बट ये आपको लगेगा कि यहीं तक पानी है, बट ऐसा नहीं है, ये अभी लो टाइड की स्थिति है। अचानक से आप देख रहे हो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से पानी आपकी तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब जब तक यहाँ भागोगे तब तक वो पानी आपको डुबा देगा, बिकॉज अब आ रही है हाई टाइड। तो कई बार क्या होता है, ये बहुत पीछे चले जाता है। ऐसे ही आपके उड़ीसा कोस्ट में भी ऐसा होता है। क्लियर? आई थिंक चंडीपुर बीच है, उसमें बहुत दूर दूर तक पानी चले जाता है और अचानक फिर वापस आता है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ ये होती है टाइड्स। लो टाइड होगी तो पानी रिसीड करे आएगा पीछे, हाई टाइड में ऊपर आ जाता है। मुंबई में जब भी देखना, जब बाढ़ वाली सिचुएशन आती है, मुंबई फ्लड जब थी, तो उस टाइम मुंबई वॉज लेट्स से फेसिंग द हाई टाइड। काफ़ी बड़ी ऊंची हाई टाइड्स आ गई थी, जिससे क्या हो रहा था, जो वाटर था वो ग्रेडियंट ही नहीं बन रहा था कि मुंबई का पानी समंदर में चले जाए, क्योंकि हाई टाइड थी, पानी और ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक वजह थी मुंबई फ्लड्स की। ऐसे अपने स्टैटिक चीज़ों को करंट से रिलेट करते हुए चलना है। ये सबने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ों को अपना देखते जाना है। ठीक है, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ टाइड्स। फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था। अब एक होता है टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ, जो कि हमने पहले स्लाइड्स में भी देखा था। जब सन इधर है, अर्थ इधर है और मून ये है, ये एक 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, तो इस टाइड को बोलते हैं नीप टाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई टाइड बनेगी मून साइड और सन साइड आपकी लो टाइड्स बनेंगी, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पास में है अपने सन के कंपैरेटिवली। ओके, दूसरा आपका है स्प्रिंग टाइड। जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में होंगे तो यहाँ पे देखो हाई टाइड बन रही है और उसका टाइडल बल्ज एक इधर साइड उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे हाई टाइड बनेगी और यहाँ पे आपकी लो टाइड्स बनेंगी। क्लियर? जिस साइड पुल ज़्यादा है वहाँ पे हाई टाइड होगी, जहाँ पे पुल कम है वहाँ पे लो टाइड होगी, राइट? तो ये चीज़ रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4। एक मिनट, ये वाला जो फंडा है इसमें 2 टर्म आप देख पा रहे हो। पहला है आपका पेरिजी और दूसरा है एपोजी। ये आपका रिलेट करता है मून से, और ये है पेरीहीलियन और एपीहीलियन, ये आपका रिलेट करता है सन से। बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं आपको बताता हूं। जब मून है अर्थ के सबसे निकट रहेगा, सबसे पास में रहेगा जब मून का पोजीशन, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिजी। पी फॉर पास, इस पर फोकस करना। जब मून अर्थ के सबसे करीब रहेगा तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिजी, और उसमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स जो होते हैं ना, उसका टाइडल रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, काफ़ी ऊंची ऊंची हाई टाइड्स आएंगी। जब मून अर्थ से सबसे दूरी पे होगा, सबसे दूर होगा, तब जो पोजीशन बनती है उसको बोलते हैं एपोजी। यहाँ पे जो हाई टाइड और लो टाइड है बहुत छोटी रहेंगी, ज़्यादा नहीं रहती है। छोटी हाई टाइड आएगी, छोटी लो टाइड रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सन के साथ, अर्थ और सन का पोजीशन, जब अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। ये 3-4 जनवरी के आसपास रहता है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी हाई टाइड बनेंगी और जो टाइडल रेंज है बहुत ज़्यादा रहे, मतलब हाई टाइड और लो टाइड का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत हाई टाइड, ऊंची ऊंची हाई टाइड्स बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे एपीहीलियन, जब अर्थ विल बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, तो उसमें आपकी जो हाई टाइड रहेगी वो कम रहेगी, उसकी ऊंचाई कम रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आपको मैं इसके थ्रू दिखा देता हूँ। ये है आपका एपोजी और पेरिजी वाला, और ये वाला सन के साथ है। तो इसमें देखो ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून देखो यहाँ सबसे करीबी है, अर्थ के सबसे पास है, इसको बोलते हैं पेरिजी मून। ठीक है, मून रोटेट आपका अर्थ के अराउंड रिवॉल्व किया और यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये हो गया एपोजी मून। ठीक है, इधर आइए सन के साइड। सन ये है आपका, अर्थ आपका ये है। क्लोजेस्ट जब रहेगा तो आपका पेरीहीलियन रहता है, ये 3-4 जनवरी के आसपास रहता है। और जब अर्थ सबसे दूर रहेगा मून से
सन से, तो आपका एपीहीलियन बनता है, ठीक है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन एपीहीलियन। तो इस साइड आपकी हाई टाइड्स वगैरह काफ़ी ऊंची ऊंची बनेंगी, हाई टाइड, ठीक है, काफ़ी ऊंची ऊंची हाई टाइड्स रहेंगी। सिमिलरली पेरीहीलियन के टाइम वेरी हाई टाइड्स, और टाइडल बल जो है ना ऐसे साइड रहता है, फिर आपका इसमें भी ऐसे रहेगा, ठीक है। जब दूर रहेगा तो ऑब्वियसली जितना दूर रहेगा उतना फिर आपका जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, वो भी कम होगा, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा ऊंची टाइड्स नहीं बनती हैं एपोजी एंड एपीहीलियन में। क्लियर, सिंपल फंडा है पोजीशन ऑफ अर्थ के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओशन करेंट्स। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, ओशन करेंट्स आर इन्फ्लुएंस बाई टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं जो ओशन करेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है। पहला है आपका प्राइमरी फोर्सेस विच इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसमें आपकी सन एनर्जी और ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंडरी है दैट इन्फ्लुएंस द करंट फ्लो। याद आ रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जब मैं आपको बता रहा था तो मैं बताया था कि इक्वेटर के पास एक करंट जा रही है जो कि नॉर्थ अमेरिका के जो लैंड मास है उस शेप के अकॉर्डिंग वो ऐसे रोटेट करे आ रही थी, वो आपकी सेकेंडरी फोर्सेस हो जाती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो प्राइमरी फोर्सेस देख लो क्या क्या है। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हीट पानी को गर्म करेगी तो क्या होगा, पानी विल एक्सपैंड, ठीक, और जहाँ पे पानी का लेवल कम है, ठीक है, वहाँ पे फ्लो होने लगेगा। ऐसा कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। इक्वेटर के पास जब यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से ये आपको दिख रहा है, एक इक्वेटोरियल करंट आपकी ऐसे चल रही है और एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपकी वेस्ट से वापस आ रही है। रीजन, यहाँ से पानी आपका गया, यहाँ पाइल अप हो रहा है, ठीक है, वाटर एक्सपैंड भी कर रहा है हीटिंग की वजह से, एक्सपैंड करेगा तो लेवल और राइज होगा, तो उसी की वजह से काउंटर करंट आपकी ऐसे चलने लगती है, ठीक है। सेकेंड है आपका विंड। विंड आप ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में विंड होगी आपकी उसी डायरेक्शन में आपका ओशन करंट्स रहेगा। अगर ईस्टर्ली जैसे बह रही तो आपके ओशन करंट्स को भी इधर लेके जाएंगी, ठीक है। ग्रेविटी, जैसे हमने देखा पाइल अप हुआ, स्लोप बन गया, यहाँ ऊंचे में पानी है, पानी ऊंचाई पे, और यहाँ पे नीचा लेवल है, फ्लो विल एस लाइक दिस, ऐसे मूव कर जाएगा पानी आपका, तो ग्रेविटी भी इम्पैक्ट करती है। एंड देन द कोरियोलिस फोर्स। अब देखो कोरियोलिस फोर्स हमने क्लाइमेटोलॉजी में भी डील किया था, यहाँ पे भी उसका वही सेम होता है। बता देता हूँ कैसे। जब ओशन करंट लेट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जा रही है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इट विल टर्न राइट मूव हो जाएगी। तो आपको मैं बता रहा था ना, यहाँ से एक करंट ऐसे ऊपर जाती है, और जो कि एक तो लैंड मास के शेप की वजह से और साथ ही साथ कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट साइड आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में अगर जाएगी तो वो लेफ्ट साइड आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये देख रहे हो। सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे लेट से गई वेव, तो ये आपकी लेफ्ट साइड आपकी डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट। अगर ऊपर से आप सोचोगे तो आपके लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम फिनोमेना इधर भी है, उसमें विंड्स डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसमें ओशन करंट डिफ्लेक्ट हो जा रही है। और रीजन क्यों, क्योंकि विंड्स ही तो ओशन करंट्स को आगे लेके जा रही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पहला पॉइंट यही मेंशन किया है, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी causes water to expand. That is why near the equator ocean water is about 8 centimeter higher than the middle latitudes. तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पानी का लेवल है ना वो 8 सेंटीमीटर हायर रहता है एज कम्पेयर टू मिडिल लैटिट्यूड। इसलिए भी जो ऐसे मूवमेंट होती है, करंट्स आपकी ऊपर जाती हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी एक रीज़न है इसका, कि जो ठंडा पानी है ऊपर का वो हैवी होता है, वो सिंक करे आता है और वो ऐसे फ्लो करता है, और यहाँ पे सरफेस वाटर एक्सपैंड करता है, उसका लेवल राइज हो जाता है और वो नॉर्थ साइड मूव करता है, ठीक है। तो ये दोनों फंडे साथ में आते हैं। आप चीज़ों को बांट नहीं सकते कि केवल टेम्परेचर की वजह से या केवल सैलिनिटी की वजह से ऐसा होता है। नो, ये चीज़ें एक साइकिल के फॉर्म में चलती हैं, सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड वाटर सरफेस अफेक्ट द मूवमेंट। साफ सीधी बात है, मूवमेंट हो रही तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ग्रेविटी हमने देख ही लिया,
कोरियोलिस फोर्स भी मैंने आपको बता दिया, राइट। अब देखो, द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड जायर्स। तो अगर आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि यहाँ पे यार एक ना वाटर का सर्कुलेशन कुछ ऐसा सा है, इसी को बोलते हैं हम जायर्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ वाटर। लार्ज वाटर बॉडी, उसमें ऐसे वाटर ऐसे अराउंड मूव कर रहा है, इसको हम जायर्स बोलते हैं। तो जैसे इंडियन ओशन जायर हो गया, ये ग्रेट पैसिफिक जायर। अब देखो, इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, आप सबने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम सुना होगा, जो कि पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा पैच है जिसमें गंदगी भरी हुई है, ट्रैशेस, प्लास्टिक, ये सब का पोल्यूशन। और ये जायर क्या करती, इनको ना ऐसे गोल घूम रही है, तो ये इनको इकट्ठा करते रहती है, और उसे एक बहुत बड़ा सा पैच बन गया है किलोमीटर्स में, जो कि इवन सैटेलाइट से भी विजिबल रहता है, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है वाटर पोल्यूशन का। आपका मरीन पोल्यूशन अगर आप बोलो तो उसका बहुत बड़ा रीज़न उसका है आपका ये आपके जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं करना है। कुछ देशों ने तो इवन सनस्क्रीन को बैन कर दिया है, क्योंकि सनस्क्रीन वगैरह में, कॉस्मेटिक आइटम में माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक जो आपको ऐसे विजिबल नहीं होंगे, और वो क्या काम करते हैं माइक्रो प्लास्टिक, क्रीम जब आप लगाते हो चेहरे पे या हाथों पे तो वो बड़ा स्लिपरी सा रहता है, पूरे स्किन पे फैल जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक ही उसको करते हैं, उसको फैलाने का काम, ठीक है। तो वो माइक्रो प्लास्टिक फिर क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं कई बार, जो कि वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट। तो इनको रोकना है, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्थ अटलांटिक जायर है, साउथ एंड, तो बेसिकली वाटर का फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर ऐसे जायर्स क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ओशन करेंट्स की, और फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स। सो करेंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मे अटेन स्पीड्स ओवर 5 नॉट्स। मैंने आपको क्या बताया, जब भी सरफेस है, राइट, लेट्स से विंड ऐसे बह रही, तो सरफेस वाटर भी इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहेगा, और इसकी जो स्पीड होगी ना सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप नीचे आओगे इसकी स्पीड कम होने लगेगी ड्यू टू फ्रिक्शनल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। एट डेप्थ करेंट्स आर जनरली स्लो विद स्पीड 0.5 नॉट। सरफेस पे 5 नॉट है, यहाँ पे 0.5 नॉट्स है, ठीक है। ये दिखा रहा है कैसे पानी के में नीचे नीचे जाओगे तो स्पीड कम होने लगेगी। ओशन करंट की जो स्पीड को ना ड्रिफ्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट बोलते हैं। फास्ट मूविंग वाटर को ड्रिफ्ट बोला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। जितनी फास्ट करंट होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहती है, तो उसको वो प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब ये ध्यान रखना है, स्पीड प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फैक्ट्स आप यहाँ से कुछ देख सकते हो, बाकी ये बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में ओशन करंट की। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आते हैं, आपके टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स के। तो मैंने क्या बताया, 2 टाइप के करंट्स होते हैं आपके। एक होता है आपका डेप्थ के बेसिस पे, अगर मैं बात करूं पहले डेप्थ के बेसिस पे, तो एक होता है आपका सरफेस करंट जो सरफेस पे मूव करता है, और एक होता है डीप वाटर करंट जो मैंने आपको बताया, जैसे थर्मोहलाइन सर्कुलेशन इज वन काइंड ऑफ डीप वाटर सर्कुलेशन, और दे मेक अप द 90% ऑफ द ओशन वाटर। ये 90% है ओशन वाटर के। सरफेस वाटर जो करंट्स हैं केवल 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। These water are upper 400 मीटर ऑफ द ओशन। लेट्स से ओशन आपका इतना बड़ा था, ये 400 मीटर तक, 400 मीटर तक आपका सरफेस वाटर कंसिडर किया जाता है, और ये रेस्ट आपका डीप वाटर। तो एक्चुअल जो सर्कुलेशन होता है ना, इसमें होता है मेजॉरिटी सर्कुलेशन डीप वाटर होता है, जैसे थर्मोलाइन सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, सरफेस वाटर केवल 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है, ओके। डीप वाटर देखो मैंने कैसे बताया, जैसे आपका यहां पे पोल्स है, ये आपका इक्वेटर है, तो जो चीज मैंने बताई थी, इक्वेटर पे ज्यादा इंसोलेशन रहेगा, वाटर विल एक्सपैंड। ये ऊपर एक्सपैंड हो गया तो यहाँ पे ये इसका लेवल बढ़े आएगा, एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे ठंडा पानी है तो यहाँ ठंडा पानी विल सिंक, यहाँ पे राइज किया है तो जो मूवमेंट होगा ऐसे और ऐसे रहता है, ठीक है, अंडर वाटर सर्कुलेशन होगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं दूसरे बेसिस पे, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे आपके नीले में मैंने लिखा है कोल्ड करंट और रेड में मैंने मेंशन किया वार्म करंट, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनकी आप पहले मैप में देख लो, आपको और क्लैरिटी होगी मेजर करंट्स कौन कौन से हैं हमारे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पूरे क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक एक करके देखते हैं। पहले हम फोकस करते हैं इंडियन ओशन पे, ओके। इंडियन ओशन पे फोकस करते हैं। तो ये देख रहे हो यहाँ पे एक इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रही है ऐसे, और फिर उसी के एक काउंटर इक्वेटोरियल चल रही है, और इसके ऊपर एक नॉर्थ इक्वेटोरियल ऐसे चल रही है, ओके। यहाँ से एक करंट आ रही है रेड कलर की, अगुलास करंट। लोकेशन ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि अगुलास करंट अटलांटिक में बह रही है तो नो, रॉन्ग, इंडियन ओशन में बहती है अगुलास। और ये साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा है ना, मानसून के हिसाब से ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो ऐसे बहने लगती है, नॉर्थ ही जब रिट्रीटिंग मानसून होगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्यों? ये सब विंड्स की वजह से। साउथ वेस्ट मानसून के टाइप ऑफ विंड ही तो हैं, तो जो विंड का डायरेक्शन ओशन करंट्स का भी डायरेक्शन वैसे ही हो जाता है, ठीक है। फिर देखो एक मोजम्बिक करंट चलती है यहाँ से, राइट। इधर आइए अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में देखिए अफ्रीका के साइड से यहाँ पे एक वेनेजुएला करंट चल रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है ब्राज़ीलियन करंट जो कि वार्म करंट है। अभी आपको एक पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। ऊपर आओ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, जो कि आगे चल के बदल जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक पोर्शन ऊपर चले जाता है, एक घुस जाता है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी साइड, और एक पोर्शन इसका टर्न होके एज अ कैनरी करंट नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलास्का करंट है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, लैब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड। अब देखो जो फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप किसको बोलोगे कोल्ड करंट है, किसको बोलोगे वार्म करंट है? तो एक बहुत ही सिंपल फंडा है, जो भी करंट्स लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में जा रही हैं वो सब आपकी वार्म करंट होंगी। सिमिलरली जो भी करंट हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड पे आ रही हैं ये आपकी कोल्ड करंट होंगी। देख लेते हैं एक एक करके। कोल्ड करंट आपकी ब्लू से है, रेड कलर से आपकी वार्म करंट है, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो लैब्राडोर करंट, ये देख रहे हो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड साइड आ रही है, कोल्ड करंट हो गई। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट भी हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड साइड आ रही है, ठीक है, अगेन कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया करंट ये देखो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड साइड आ रही है। पेरू भी देखो हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर माना करो, ठीक है। तो हाई से देखो लो जा रही है, पेरू करंट हो गई, अगेन कोल्ड करंट। वेनेजुएला करंट भी हाई लैटिट्यूड से लो साइड ही आ रही है, कोल्ड करंट होगी। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी आपकी हाई टू लो जा रही है, यहाँ से ओयाशियो आती है, राइट। यहाँ से देखो कैनरीज करंट आ रही है। तो ये हो गया आपका हाई टू लो इज कोल्ड करंट। और देखो ऑपोजिट जितनी भी वार्म करंट है देखो लो से हाई साइड जा रही है, लो से हाई, क्लियर। तो ये आपकी होती हैं जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कोल्ड करंट और वार्म करंट का। सबसे अच्छा तरीका ये चीज याद रखो आप, लो टू हाई वार्म, हाई टू लो कोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक करंट्स। अब देखो उनका कुछ लोकेशंस भी देख लेते हैं, कई बार आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। कोल्ड करंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। तो अगर देखते हैं भाई कोल्ड करंट कहाँ बह रही है, ये बह रही है वेस्ट साइड है, ईस्ट वेस्ट। तो अगर मैं मिडिल लैटिट्यूड तक की बात करूं तो यस कोल्ड करंट यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट, इधर साइड भी है, ओके। मिडिल और लो लैटिट्यूड पे वेस्टर्न मास ऑफ द कॉन्टिनेंट पे आपको कोल्ड करंट मिलेगी, ठीक है। ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द हायर लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोल्ड करंट है कहाँ मिलेंगी,
इन हायर लैटिट्यूड ऑन द ईस्टर्न साइड। देख लेते हैं, हायर लैटिट्यूड पहुंचते हैं ऊपर, ये देखो लैब्राडोर करंट ईस्टर्न साइड पे है, हायर लैटिट्यूड पे, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ओयाशियो करंट, ये सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे मिल रही हैं इन हायर लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे देंगे, बोल देंगे लोअर और मिड लैटिट्यूड पे ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे आपकी कोल्ड करंट होती है या वार्म करंट बोल देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लो और मिडिल में वेस्ट साइड में कोल्ड मिलेंगी, हायर लैटिट्यूड में ईस्ट साइड में कोल्ड पे मिलेंगी कोल्ड करंट। ठीक है, अब वार्म करंट भी देख लेते हैं। दे आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन लो एंड मिडिल लैटिट्यूड। उसमें वेस्ट में मिल रही थी, इसमें ईस्ट में मिलेंगी। देख लेते हैं, लो और मिडिल लैटिट्यूड आ जाओ भाई इस एरिया में, राइट। इनमें देखो गल्फ स्ट्रीम एक आपकी ये देखो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। ब्राजीलियन करंट ईस्टर्न साइड पे बह रही है, अगुलास करंट ईस्टर्न साइड पे बह रही है, कुरोशियो ईस्टर्न साइड पे बह रही है। डन, सही चीज बोली गई है, यस। आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स। यहाँ पे हाई लैटिट्यूड्स में कहाँ मिल रहा था? ईस्ट कोस्ट पे। यहाँ पे हाई लैंड पे कहाँ पे मिल रहा है? वेस्ट कोस्ट पे। देख लेते हैं, ऊपर आओ, ये देखो अलास्का करंट वेस्ट साइड, ठीक है, नॉर्वेजियन करंट वेस्ट साइड। क्लियर? तो ये आपकी यहाँ मिलती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे, इसी पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा। इनको प्रॉपरली देखो, मैप आपके सामने है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स। ये नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है, कौन कौन सी करंट किस ओशन में मिलती हैं। गल्फ स्ट्रीम हो गई। अब देखो गल्फ स्ट्रीम के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। ये देख रहे हो, ये आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे जा रही है, ये इस शेप की वजह से ऐसे टर्न कर गई अलॉन्ग विथ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स भी इस पे लग रहा है, इसलिए देखो ये राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। फिर ये ऊपर गई तो ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक ये ऊपर चली जाती है नॉर्वेजियन करंट, जो कि यहाँ के सारे पोर्ट्स को जमने नहीं देती है, जो कि ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वार्म करंट है, नीचे से ऊपर जा रही है। एक आपकी मेडिटेरेनियन में भी चली जाती है, और एक आपकी ना इसका पोर्शन ऐसे आने लगता है कैनरीज करंट, जो कि हाई टू लो आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, इसलिए कोल्ड करंट बनती है वो, ठीक है। तो एक ये हो गया। और जितनी भी आपकी ये देखो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है, ये जो नीचे बोल एक सिंगल ऐसे जा रही ना कांस्टेंट, तो इनको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, तो ये गई यहाँ पे आई साउथ अमेरिका, टकरा के ऊपर चली गई एज अ पेरू, फिर आगे गई तो यहाँ पे ऐसे मूव कर गई, राइट। और कुछ आपकी ऐसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक चले जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। एक चीज़ मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी में नहीं बता पाया था, वेस्टर्लीज के बारे में। जो वेस्टर्लीज होती है मिड और हायर लैटिट्यूड में बहती हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका 40 डिग्री लैटिट्यूड पे जो बह रही है उसको फ्रीकिंग 40 बोलते हैं, ठीक है। रोरिंग 40s, 50 पे फ्रीकिंग 50s एंड 60 पे श्रीकिंग 60s, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम टर्म्स हैं। रोरिंग मतलब दहाड़ती हुई विंड बह रही है, तो क्योंकि उस लैटिट्यूड पे जनरली वो ना इधर पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना ओशियन जो है सिंपल आपका यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लैंड मासेस नहीं है, तो एकदम तेज विंड बहती है। यहाँ पे तो लैंड मासेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे उतना उनका इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो जो पहले के टाइम पे जो शिप वगैरह में लोग घूमते थे, उनको बड़ा दिक्कत होता था, उनकी शिप पे पलट जाती थी, इतनी स्पीड पे वो रहती थी, इसलिए उनको बोलते हैं रोरिंग 40s, फ्रीकिंग 50s एंड श्रीकिंग 60s, वेरी फास्ट मूविंग विंड्स, ठीक है। तो ये भी इसलिए जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है उसी के इम्पैक्ट से ये भी बहती है आगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आओ कुछ और इनके एस्पेक्ट्स को बात देखते हैं, क्या क्या करती हैं ये ओशन करंट्स। एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, लेट्स से आपको यहाँ पे दिखता होगा सहारा डेजर्ट है। इस सहारा डेजर्ट में एरिडिटी वगैरह क्यों रहती है, क्यों एकदम सूखा और ड्राई रहता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज कैनरीज करंट, जो कि एक ठंडी वो कोल्ड ओशन करंट है। कोल्ड ओशन करंट जहाँ भी बहेगी उसके आसपास के लैंड में ना सूखा, ड्राई, टेम्परेचर कम, ऐसा होने लगता है,
ठीक है, ड्राइनेस और एरिडिटी रही, क्योंकि कोल्ड विंड इज ड्राई एंड एरिड। जो वार्म विंड होती है, वार्म ओशन करंट होंगी, वो आपकी मॉइस्चर लेके जाएंगी। तो जैसे देखो, जो गल्फ स्ट्रीम जैसे मैंने बताया, ये आगे बढ़ी, ये गर्म है, गर्म ओशन करंट है, ये गर्म पानी को लेके ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ जो भी आइस वगैरह जमती है सबको पिघला देती है। ठीक है, तो ये लोकल टेम्परेचर को, वेदर को चेंज करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। मेजर ओशन करंट्स हैं, बहुत अच्छे से आप इस मैप में भी देख सकते हो। ठीक है, कुरोशियो, ओयाशियो, गल्फ स्ट्रीम, ये सब आप अच्छे से याद ज़रूर कर लेना, कौन से विंड कहाँ पे, कौन से ओशन करंट्स कहाँ बहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट्स की बात करते हैं, ओशन करंट्स का इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सहारा है, मान लो ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कैनरीज करंट बह रही है जो कि बहुत ठंडी ड्राई है, तो यहाँ पे क्या करेगी, इसको एकदम ड्राइनेस, एरिडिटी ले आएगी। एक और चीज़ है, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, ओयाशियो और कुरोशियो, एक ठंडी ओशन करंट है, एक गर्म, ये दोनों मिलती तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉग वगैरह क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, लैब्राडोर करंट ऐसे आ रही है और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉग बन जाता है बहुत तगड़ा। ठीक है, स्मोक वॉल्स बन जाते हैं, इसको बोलते हैं इस एरिया वाले को न्यू फाउंडलैंड फॉग्स, जो कि जो शिप्स वगैरह में लोग चलते हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, इतना डेंस फॉग बनता है यहाँ पे। राइट, सेकेंडली जो बोला ना मैंने, फॉग बनता है यहाँ पे। ऑलराइट, west coast of the continents in the middle and higher latitudes are bordered by warm water which causes a distinct marine climate. Warm waters, west coast की बात कर रहे हैं, कहाँ की, in the middle and higher latitudes। ये देखो, मिडिल और हायर लैटिट्यूड में ये सब आपकी गर्म ओशन करंट से सराउंडेड है। तो ये नहीं होगा, ये ईस्ट में हो गया, ये वाला आपका हो गया, ये हो गया। राइट, तो यहाँ पे लोकल वेदर फिनोमेना बड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, मैरीटाइम टाइप का यहाँ पे डिस्टिंक्ट मरीन क्लाइमेट बन जाता है। ओके, विच कॉजेज अ डिस्टिंक्ट मरीन क्लाइमेट। दे आर कैरेक्टराइज बाई कूल समर्स, ठंडा समर होता है, एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स विथ नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर ब्रिटेन में आप देखोगे तो समर ठंडा रहता है, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी नहीं रहती है, और विंटर्स भी माइल्ड रहेंगी वहाँ पे। राइट, एकदम पोलर टाइप का नहीं हो जाएगा। क्लियर, चलिए। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाई कूल वाटर्स। ठीक है, their average temperatures are relatively low with narrow diurnal and annual range। तो भाई सिमिलर चीज़ें जो हमने देखी, यहाँ पे आपका, यहाँ देखो कैनरीज करंट होगी जो कि सहारा में एरिडिटी ले आती है, यहाँ पे पेरुवियन करंट होगी जो कि यहाँ पे आपका पैटागोनिया डेजर्ट है, यहाँ पे एरिडिटी ले आती है। देखना, जो भी आपके डेजर्ट्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं आसपास उसके कोल्ड करंट ज़रूर बहती है। ठीक है, चलिए, ये देखो कैलिफोर्निया करंट, यहाँ पे आपको कोलोराडो वगैरह जो प्लेटू है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जनरली डेजर्ट के आसपास कहीं ना कहीं कोल्ड करंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो फॉग इस टाइप से बह जाता है। क्लियर, अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जहाँ भी कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स मिलती हैं, दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, सबसे अच्छी फिशिंग होती है। इस टाइप के बड़े बड़े जहाज वहाँ पे रहते हैं और जो कि फिशिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है। जैसे न्यू फाउंडलैंड एरिया, ये वाला एरिया जो आपका बड़ा अच्छा होता है, जहाँ जहाँ कोल्ड और वार्म मिल रही है। देखो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। राइट, दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। सो वार्म करंट फ्लोज पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, जैसे हमने देख ही लिया था। दिस रिजल्ट इन वार्म एंड रेनी क्लाइमेट्स, क्योंकि वार्म ओशन करंट अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है,
The mixing of warm and cold currents help to replenish the oxygen and favor the growth of planktons. Planktons सीवीड टाइप के होते हैं, वाटर के सरफेस पे बहते हैं, जो कि प्राइमरी फूड है फिश के लिए, और फिश उनको खाने आती है, बहुत सारा फिश वहाँ पे खाने आती है और उनको कैच किया जाता है इस टाइप की शिप्स से. ऑलराइट, सो दीज आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? तो ये कुछ कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं लोकल वेदर के लिए, आपके फूड के लिए, इन सब चीज़ों में बड़ा इम्पैक्ट रहता है इनका. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक मैं आपको फंडा बता देता हूँ यूरोपियन हीट वेव्स के बारे में. अभी आप सबने काफ़ी करंट में सुना होगा यूरोपियन हीट वेव्स. तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब उस हीट वेव्स को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. यहाँ पे क्या हुआ, गल्फ, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो भाई इनका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. तो ये गई ऐसे और ये पूरा यूरोप वाले इस नेशन में आपका साइड में गर्म पानी वाला पूरा ओशन करेंट्स वहाँ मूव किया. तो क्या करेगा इस पूरे एरिया का, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर विल इंक्रीज, गर्मी बढ़ा देता है. इसलिए यूरोप में पूरी हीट वेव्स बही थी. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इनका टेम्परेचर बढ़ना भी था. ठीक है, अदर फैक्टर्स भी थे, केवल यही नहीं थे, इट वॉज वन ऑफ द फैक्टर. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान दें. आपने जो भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं इनको करंट से रिलेट करते हुए आपको चलना बहुत ज़रूरी है. तो आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, यार मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसको मेरे को जानना ज़रूरी क्यों है. ठीक है, तो ये था आपका पूरा ओशनोग्राफी. ऑलराइट, जिसमें हमने सारी चीज़ कवर की, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका वाटर क्या होता है, वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, इनका हमने वेरिएशन देखा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. फिर हमने वेव्स को कवर किया, टाइड्स कवर की, कोरल रीफ्स को थोड़ा हमने देखा. फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स, उनका इम्पैक्ट क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपकी ओशनोग्राफी में. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ओशनोग्राफी. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. जो भी डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलता हूँ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.